बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाअल्लाह खैरियत से ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में है और साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका पहले क्रम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बजट के बारे में जो कीवर्ड्स हैं। बजट को बताने से पहले मैं आप लोगों को उसका कीवर्ड्स बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो उसका सबसे जैसे मैं बताऊंगा सरकार का तो इनकम, सरकार के पास आय कहाँ से आती है और सरकार खर्च कहाँ करती है, यानी कि राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं किसी की डिमांड थी कि आप टैक्स के बारे में बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को के सामने इसमें टैक्स के बारे में बताऊंगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यानी कि सरकार जो खर्च वगैरह करती है वो कहीं ना कहीं लिखा जाता होगा। जो आयात किया जा रहा है या निर्यात किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं तो लिखा जाता है। उसको कौन मदद करता है? आरबीआई मेंटेन करती है, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे, यानी चालू खाता क्या होता है और पूंजी खाता क्या होता है। फिर उसके बाद बात हम लोग करेंगे रुपया का डॉलर के मुकाबले क्या हिसाब किताब है कि अगर रुपया कमजोर होता है तो क्या हमें फायदा मिलेगा या क्या घाटा होगा, या रुपया कम मजबूत होता है तो हमें फिर क्या घाटा या फायदा होगा। फिर जो विदेशी निवेशक है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात ये साथ साथ क्यों भारत के लोग सऊदी अरब चले जाते हैं या गल्फ नेशन चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ऐसा क्यों करते हैं? बेसिकली वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ का जो पैसा होता है वो यहाँ के रुपये में कन्वर्ट कराएंगे तो वो ज़्यादा मिलता है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद बात हम लोग कनेक्ट करेंगे इनकम टैक्स स्लैब की। अभी जो हाल ही में नया टैक्स आया है, न्यू टैक्स रेजिम, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ हम लोग ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में भी जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर जिसको फायदा लगे वो न्यू टैक्स रेजिम से टैक्स भरे और जिसको फायदा न लगे वो ओल्ड टैक्स रेजिम से भरे। तो इन सब के बारे में हम लोग आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। तो मेरी इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बजट के बारे में आपको बता दूं। देखिए बजट होता क्या है। देखिए बजट बेसिकली होता यह है कि सरकार का एक वित्तीय वर्ष में कितना आय हुआ, कितना आय हुआ और फिर सरकार का खर्च क्या है, उन सब का लेखा जोखा होता है। सपोज दैट एक वित्तीय वर्ष, मैंने बोला एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यानी 1 अप्रैल सपोज दैट जैसे ये 2025 का है तो बजट 2025 का है। तो 2025 में यानी जब बजट सत्र का नया सेशन शुरू होगा 1 अप्रैल से शुरू होगा। 1 अप्रैल से चलेगा 2025 से लेके और दिसंबर तक चलेगा। फिर उसके बाद मैंने बताया 31 मार्च तक। तो अब जो 26 का जो आएगा, 26 का कौन 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, ये क्या हुआ वहां का 3 महीना। तो इसी वजह से मैं बजट में के पीछे जो लिखा है वो लिखा है 2025-26, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताऊंगा। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे ये होता है कि सरकार का जो पिछले वर्ष यानी 2024 में कहां से इनकम आया और सरकार ने क्या क्या खर्चा किया, उस सबका आर्थिक रूप से समीक्षा करती है कि जो मैंने खर्च किया क्या मैंने उसे वो गोल प्राप्त हुआ, वो लक्ष्य प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। तो उन सबका व्यापक विश्लेषण उसमें होता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा एक बार मैं फिर से बता दूं बजट क्या होता है। ऐसे समझिए कि जैसे आपकी इनकम सालाना सपोज दैट 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए को हम लोग उसको छोटे रकम में 100 रुपए कर लेते हैं। तो 1 लाख रुपए इनकम आई आपकी। तो इनकम के बाद जब आई तो आपका कुछ खर्च भी तो होगा इनकम पे। तो 100 रुपए सपोज दैट आपकी इनकम है तो उस पर मान लीजिए कि कुछ खर्च हो गए आपके, मान लीजिए कोई बीमार हुआ तो स्वास्थ्य पे खर्च हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका फीस का खर्च हुआ, या
बच्चे पढ़ रहे हैं उनके फीस का खर्च मैंने बताया, या शादी या घर में शादियां हैं उनका खर्च हुआ। तो इन सब का खर्च जो हुआ ये क्या हुआ, आपने जो इनकम कमाया फिर ये खर्च, तो ये क्या हुआ, मतलब कि आप एक तरीके से आपका ही भी बजट हुआ, मतलब आपने जो कमाया और आपका जो खर्च हुआ, इन सबको कैलकुलेट किया जाता है, या ये कह सकते हैं इन सबका लेखा जोखा ही बजट होता है। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बजट के बारे में बता दिया। और दूसरी ये चीज़ कि इंसान आदमी को लगता है कि वो पैसे कमाता है। अगर आदमी सपोज पैसा कमा के है, घर में बीवी पूछती है हाँ जी कितना पैसा कमाए, तो आदमी को लगता है कि उसके पास पैसा है, वो अपने हिसाब से खर्चा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पैसा दरअसल पहले से ही मैनेज हो जाता है घर की औरतों के द्वारा। वो कह देती है सुनिए जी नहीं, ये पैसा देखिए भी बच्चे को फीस देनी है, प्लस देखिए मुझे शादी में जानी है, साड़ियाँ वगैरह लेनी है, तमाम चीज़ें वो बताने लगती हैं। तो दरअसल पैसा जो खर्च होता है उन्हीं के हिसाब से ही खर्च होता है, जो मैंने देखा है। तो ये देखिए महिला सशक्तिकरण का कितना अच्छा रूप है, मैंने आपको बताने के लिए बात बताई है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं बजट 2025-26 है ये। अब इस बार के जो बजट में जो बताया गया जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की जो यात्रा रहेगी या इंजन ऑफ डेवलपमेंट, और विकास का जो इंजन है वो 4 सेक्टर बताए गए हैं। कौन कौन से 4 सेक्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला एग्रीकल्चर बताया गया है, एक मिनट कलर चेंज कर लूं, हाँ पहला एक मिनट हाँ, जो विकास की इंजन जो है वो 4 है। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, तीसरा एक्सपोर्ट यानी निर्यात, और लिखा भी द फ्यूल रिफॉर्म गाइडिंग स्प्लिट इंक्लूसिविटी डेस्टिनेशन विकसित भारत। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि इस बार के जो बजट की थीम है वो है सबका विकास। इस बार के जो बजट की थीम है वो है सबका विकास। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग हाँ देखिए एमएसएमई सेक्टर के लिए जो बताया गया कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए बताया गया है कि जो करंट था वो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर और 2.5 करोड़ किया गया है। मतलब उसमें निवेश 2.5 करोड़ का होना चाहिए, स्पेशली माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। और टर्नओवर जो है, इसको करंट में 5 करोड़ था, अब उसको 10 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह एमएसएमई का स्मॉल एंटरप्राइजेस एस यानी 10 करोड़ था, अब इसे 25 करोड़ कर दिया गया है। और टर्नओवर 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया। इसके लिए मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वर्तमान में 50 करोड़ था इन्वेस्टमेंट, अब उसे 125 करोड़ कर दिया गया है। और टर्नओवर 250 था, उसे 500 करोड़ कर दिया गया है। एमएसएमई के लिए, एमएसएमई का मतलब ये है, एमएसएमई एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब क्या होता है स्मॉल, एम का मतलब फिर मीडियम यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का दायरा बता दिया गया कि इतना करोड़ आप लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और इतना टर्नओवर का होगा तो आप माइक्रो में होंगे। अगर आप 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ का टर्नओवर तो आप स्मॉल में काउंट किए जाएंगे। और मीडियम के लिए बताया गया है कि 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 500 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, तब आप मीडियम एंटरप्राइज कराएंगे। ये हो गई। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, अभी समझा कर अच्छे से बताऊंगा ये सब चीजें पहले। और आगे में जो इसमें बताना है मैं आप लोगों को बता दूं, दिखा लूं। एक टैक्स रिफॉर्म सारा दिखाऊंगा आप लोगों को अभी जो मुझे इसमें आपको बताना है। देखिए डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में जो डायरेक्ट इनकम टैक्स स्लैब है
उसका ये देख सकते हैं आप, 0 से 4 लाख पर मीन है, 4 से 8 लाख पर 5% है, 8 से 12 लाख पर 10% है, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से तो 30%। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो छूट दी गई है 12 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, और जो वेतन भोगी यानी सैलरीड एम्प्लॉय उनके ये 75,000 और यानी 12,75,000 तक कोई उनको टैक्स नहीं देना है। ये हुआ। और बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में भी बताऊंगा मैं। और देखिए सरकार के पास इस बार पैसा आया कहां से, इसके बारे में देखिए आप लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकार के पास इस बार जो सबसे ज्यादा पैसा है वो बोरोइंग से यानी उधार से, यानी 24%। मान लीजिए अगर 1 रुपए में कितने 100 पैसा होते हैं, 100 पैसा होते हैं तो उसी हिसाब से आप परसेंटेज भी कर सकते हैं। तो 100 पैसे में 24 पैसे या 24% सरकार की जो आय इनकम इस बार उधार लेने के बाद 24% ये हुआ। उसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं इनकम टैक्स आया 22%। फिर उसके बाद इनकम टैक्स के बाद फिर तीसरा नंबर आता है जीएसटी करेक्शन 18% आया। जीएसटी के बाद आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स यानी 17% आया। फिर उसके बाद अदर भी है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, कस्टम हो गए, कस्टम ड्यूटी, नॉन टैक्स रेसिप्ट, ये सब है। फिर अगला मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये सब से सरकार के पास इनकम पैसा यहाँ से आया, इनकम यहाँ से। फिर खर्च कहाँ होंगे सरकार के इस बार जो सरकार के खर्च आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा खर्च कहाँ है इसमें आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा खर्च है राज्यों की हिस्सेदारी 22%। मतलब राज्यों को जो इनकम टैक्स वगैरह सरकार लेती है या जीएसटी वगैरह कलेक्शन होता है तो केंद्र लेती है, फिर बाद में राज्यों को भी तो देती है। तो राज्यों की हिस्सेदारी यानी कि टैक्स और शुल्क में राज्यों की हिस्सेदारी 22% वहां जाए। फिर उसके बाद जो सरकार उधार लेती है चाहे इंटरनल सोर्स है चाहे एक्सटर्नल सोर्स है 20% वो वहां पे अदा करने में खर्च होता है, इंटरेस्ट में ब्याज का भुगतान करने में होता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 16% जो है पैसा सरकार का खर्च होता है सेंट्रल केंद्रीय योजनाओं में। आप देख सकते हैं केंद्रीय योजनाओं में खर्च होते हैं। फिर उसके बाद 8% आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित स्कीम। जैसे कि केंद्र सरकार की कोई योजना है, केंद्र सरकार उसमें चला रही है, उसमें हिस्सेदारी उसमें उसका कुछ % पैसा केंद्र सरकार लगा रही है और कुछ % पैसा राज्य सरकार लगा रही है। तो 8% यहाँ पे हुआ। फिर अदर एक्सपेंडिचर अदर खर्च भी 8% है। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन को 8% सरकार देती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ डिफेंस सेक्टर में भी 8% है। जो सब्सिडी वगैरह में 6% है सरकार खर्च करती है। तो ये सरकार का पैसा यहाँ खर्च होता है। इसके बारे में दिखाया गया है चार्ट के माध्यम से आपको। फिर देखिए सरकार की प्राप्तियां, अब देख सकते हैं आप लोग सरकार की प्राप्तियां रिसिप्ट। तो सरकार की प्राप्तियां कहाँ से होती है? सरकार की जो प्राप्तियां होती है रेवेन्यू राजस्व प्राप्ति, आप देख सकते हैं ये राजस्व प्राप्ति है, ये पूंजीगत प्राप्ति है। तो राजस्व प्राप्ति में आप देख सकते हैं कि इस बार का सरकार जो बता रही है बजट सेशन में अनुमानित बजट यानी बजट एस्टिमेटेड अनुमान जो लगाया गया है 25-26 के लिए सरकार को जो राजस्व प्राप्ति होगी यानी 34 लाख करोड़ की। और इसके पहले 2024 में जो था ये दिखाया गया आरई का मतलब हुआ रिवाइज एस्टिमेटेड, संशोधित करके मतलब कि जब संशोधित करके ये दिखाया गया कि 30 लाख करोड़ और सरकार के पास पैसा प्राप्त हुआ, संशोधित अनुमान ये है। और इससे पहले जब 2024-25 का जो अनुमानित कितना बताया गया था 31 लाख करोड़ आएगा, लेकिन आया कितना 30 लाख करोड़, ये देख सकते हैं आप। फिर एक्चुअल डेटा 23-24 में कितना प्राप्त हुआ था 27 लाख करोड़, ये आप देख सकते हैं। उसी का कैपिटल रेसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्ति के बारे में आप देख सकते हैं कि सरकार ने कितना बताया 25-26 में भी बजट एस्टिमेटेड यानी अनुमान लगाया है कि 16 लाख करोड़, ये देख रहे हैं 16 लाख करोड़ की प्राप्ति होगी, 16.4 लाख करोड़ की प्राप्ति होगी। और उसके पहले आप देख सकते हैं 2024-25 में 16.3 लाख करोड़ की प्राप्ति हुई है। लेकिन 24-25 में बताया गया था, अनुमान लगाया था जब उस समय बजट आया था तो बताया गया 16.3 लाख करोड़ की, लेकिन कुछ कमी प्राप्ति हुई। उसके बाद एक्चुअल 23-24 का जो डेटा है उसमें यह बताया गया कि 17.1 लाख करोड़ एक्चुअल में प्राप्त हुआ था प्राप्ति। अब देख सकते हैं सरकार के खर्च। अब आप देख सकते हैं सरकार के खर्च, देख सकते हैं आप लोग कि देखिए सरकार के खर्च कहाँ हुए थे। तो पूंजीगत खर्च जो बताया गया है
अब 25-26 के लिए बीई में 15 लाख करोड़ का 15.5 लाख करोड़ का खर्च होगा सरकार का पूंजीगत पूंजीगत खर्च। और 24-25 के लिए अभी संशोधित अनुमान में बताया जो कर अभी बताया गया है 24-25 में कितना है 13.2 लाख करोड़। और उससे पहले 24-25 में जब बजट उस समय का पेश हुआ था तो बजट भी बताया गया था, अनुमान लगाया था 15 लाख करोड़ का, लेकिन खर्च हुआ कम ही हुआ 13.2। और एक्चुअल डेटा 23-24 का आप देख सकते हैं, एक्चुअल इसको एकदम क्लियरली बताया गया कि 12.5 लाख करोड़ का खर्च हुआ। अब इसी तरह राजस्व प्राप्ति आप देख सकते हैं, राजस्व खर्च एक्सपेंडिचर खर्च, राजस्व रेवेन्यू राजस्व एक्सपेंडिचर खर्च, राजस्व खर्च आप देख सकते हैं आप 25-26 में बजट एस्टिमेटेड कितना खर्च बताया गया है 29.4 लाख करोड़ की। और 24-25 में आरई का मतलब रिवाइज एस्टिमेटेड आरई बताया गया संशोधित करके 37 लाख करोड़ का खर्च हुआ है, 37 लाख करोड़ का। और 24-25 में अनुमान जो लगाया था बजट एस्टिमेटेड वो बताया गया था कि 37.1 लाख करोड़ का खर्च अनुमान लगाया गया, लेकिन अभी तक जो हुआ 37 करोड़ का। अब यहाँ पे एक्चुअल डेटा 23-24 का जो है उसमें ये खर्च बताया गया है 34.9 लाख करोड़ की, ये हुआ। अब आगे हम लोग देख सकते हैं, ये सरकार का घाटा ट्रेंड दिखा रहा है कि मतलब 21-22 में क्या था, 22-23 में क्या था, 23-24 में, फिर 24-25 में संशोधित अनुमान जो आया है वो बताया गया है कल के हिसाब से, इसको देखिएगा। फिर ये बताया गया 25-26 में अनुमान लगाया बीई बजट स्टेटमेंट में कितना घाटा होने के चांसेस है। तो और जैसे फिजिकल डेफिसिट का ये दिखाया गया है, राजकोषीय घाटा, चलिए थोड़ा बता ही दें आपको। हाँ, तो देखिए फिजिकल डेफिसिट के लिए जो अनुमान 25-26 के लिए लगाया गया है कि घाटा जो होगा ये जीडीपी का मतलब जीडीपी का 4.4 रहने की संभावना है, मतलब अनुमान लगाया गया कि इस बार जो घाटा होगा 4.4 के आसपास रहेगा जीडीपी का। और इससे पहले संशोधित 24-25 का कितना 24-25 का आप देख सकते हैं कौन सा कलर है, ये 4 पॉइंट कुछ यानी कि 4.8 के आसपास होगा, ये 4.8 के आसपास। उसके बाद 23-24 का आप देख लीजिए, 23-24 का ये क्या 5 ही होगा है ना, यहाँ पे 5 से ऊपर ही होगा, ये 5। फिर ये वाला 22-23 का आप देख सकते हैं 6.5 के आसपास ना, 6.5 के आसपास ये होगा। फिर 21 और 22 में क्या घाटा था 6.7% जीडीपी का, ये जीडीपी का देख सकते हैं। और राजस्व घाटा क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब राजस्व घाटा। इसी तरह राजस्व घाटा हुआ, प्रभावी राजस्व घाटा आप देख सकते हैं, मैंने एक बता दिया उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर प्राथमिक घाटा क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक बता दिया इसको, फिर आप अपने से देख के समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सरकार राज्यों को कितना टोटल ट्रांसफर टू स्टेट यूनिट मतलब कि राज्य को और यूटी यूनिट के यूनियन संघ शासित राज्य जैसे दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये यूटीज हमारे 8 यूटीज है, जिसमें से तीन के यहाँ विधानसभा है और 5 के यहाँ विधानसभा नहीं है। जैसे दिल्ली में विधानसभा है, केजरीवाल साहब देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री हैं वो। और उसी तरह पुडुचेरी में 3 जगह मुख्यमंत्री होते हैं और 5 जगह जो है जैसे कि चंडीगढ़ हुआ, दादर नागर हवेली हुआ, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली एक साल मर्ज कर दिया गया वो हुआ, लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन सब जगह राष्ट्रपति द्वारा शासन होता है, वहां पे प्रशासक नियुक्त करता है। तो और राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, तो सरकार जो ट्रांसफर की है राज्यों को वो बताई है 25-26 में अनुमान लगाई बजट एस्टिमेटेड 25 लाख करोड़ का 25.60 लाख करोड़ का वो उनको पैसे देगी, ये बताया गया। 27 में संशोधित अनुमान जो है 22.7 लाख करोड़ ट्रांसफर की थी, और जो 23-24 में जो आया है वो बताया कि 20.65 लाख करोड़ ये एक्चुअल डेटा है। फिर उसके बाद 22-23 में 18.65 लाख करोड़, 21-22 में 17.06 ये। उसके बाद इस बार का जो बजट है
आप देख सकते हैं इस बार का जो बजट एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम, इस बार का जो बजट है, मैं बता दूं आपको, इस बार का जो बजट है, सही से मैं नहीं लिख पाया हूँ, बी, सॉरी सॉरी सॉरी, इस बार का जो बजट है वो है 50, एक मिनट, इस बार का जो बजट है, मान के चलिए बजट करीब 50 लाख करोड़ का है लगभग। इस बार का जो बजट है लगभग 50 लाख करोड़ का है। तो सरकार खर्च कहाँ कहाँ करेगी? तो अब ये देखिए सरकार का इस बार का जो खर्च है, इसको हटा देता हूं मैं, सरकार जो 50 लाख करोड़ मुझे बताइए अपना खर्च करने के लिए, सबसे ज्यादा कहाँ? डिफेंस सेक्टर पे। डिफेंस सेक्टर में कितना है? 4,91,732 करोड़। सबसे ज्यादा खर्च डिफेंस में है, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी का मामला रहता है, जैसे चाइना पाकिस्तान वगैरह, मान लीजिए ये एक खर्च है। इसी वजह से अपना मिलिट्री को आधुनिकीकरण करने के लिए, जैसे कि पनडुब्बी वगैरह, लड़ाकू जहाज खरीदने के लिए, सबमरीन खरीदने के लिए, एडवांस गन वगैरह, बंदूक वगैरह देने के लिए, सब तो रक्षा में काफी हमारे खर्च होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो खर्च है वो कितना है? रूरल ग्रामीण विकास पर कितना है? 2,66,817 करोड़। ये ग्रामीण विकास पर सरकार खर्च करेगी। जैसे ग्रामीण विकास का मतलब रोड डेवलपमेंट वगैरह नहीं है, वहाँ पे मार्केट वगैरह नहीं है, बहुत से बुनियादी जो स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इस सबसे दूसरा नंबर का जो खर्च है वो यहाँ पे है। फिर तीसरा जो सबसे ज्यादा खर्च है 2,33,211 करोड़ का खर्च होम मिनिस्ट्री पर है। होम मिनिस्ट्री पर आप देख सकते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री के पास भी बहुत खर्च है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह है, उनको पैसे वगैरह देना, बहुत से इंटरनल थ्रेट का मामला रहता है, नक्सलवाद, तमाम चीजें, तो उसमें होम मिनिस्ट्री में देख सकते हैं। फिर तीसरा हो गया। चौथा जो खर्च है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, एग्रीकल्चर में कृषि पर, और उसके बाद एलाइड एक्टिविटी यानी पशुपालन वगैरह हुआ, मत्स्य पालन। एलाइड का मतलब ये उससे संबंधित कृषि में ही आ जाता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, तो उन सब के लिए 1,71,437 करोड़ सरकार यहाँ खर्च करेगी। उसके बाद देखिए एजुकेशन पे सरकार खर्च करेगी 1,28,665 करोड़, यहाँ पर फिर उसके बाद का खर्च आ जाता है। फिर उसके बाद हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे हम देख सकते हैं 98,311 करोड़ का आवंटन की है हेल्थ के लिए। अर्बन शहरी विकास के लिए सरकार ने 96,777 करोड़ आवंटन किया है शहरी विकास के लिए। फिर आईटी के लिए आप देख सकते हैं, आईटी एंड डेवलपमेंट, टेलीकॉम के लिए 95,000 करोड़ का 298 करोड़। एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र के लिए 81,174 करोड़। कॉमर्स और इंडस्ट्री पे पैसा सरकार खर्च करेगी 65,533 करोड़ का खर्च करेगी, आवंटन की है। सोशल वेलफेयर में 60,052 करोड़, और साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लिए 55,680 करोड़ सरकार यहाँ पे खर्च करेगी। तो मैं बजट के कुछ कीवर्ड्स बता दूं आपको। अब देखिए बजट में बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। बजट में बेसिकली होता है, मान लीजिए बजट लिख दे रहा हूँ, बजट में आय, सरकार का जो भी आय है और जो भी खर्च है व्यय, इसको इनकम भी कर सकते हैं, रेसिप्ट भी कहेंगे यानी प्राप्तियां भी कहेंगे, इसको इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलेंगे, व्यय बोलेंगे, खर्च बोलेंगे, जो भी कहेंगे। तो अब बजट में देखिए सरकार की जो आय है, ये मैं दिखा दूं आपको। सरकार की जो आय है, एक होता है राजस्व प्राप्ति, राजस्व इनकम, राजस्व रिसिप्ट, और दूसरा होता है राजस्व आय, और एक होता है पूंजीगत आय, कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, अब उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि एक होता है आय, जितना आया खर्च, उसके बाद खर्च। अब सरकार का खर्च कहाँ कहाँ है? व्यय यानी तो राजस्व प्राप्ति, राजस्व खर्च, राजस्व खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या वे कह सकते हैं राजस्व खर्च। क्या होता है? पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो अब आपको मैं ये बता दूं
कि ये बजट का आपने ये देख लिया कि सरकार की जो आय है वो राजस्व प्राप्ति से होती है आय, और एक राजस्व प्राप्ति से आय होती है, और दूसरा एक पूंजीगत आय है, यहाँ से प्राप्ति होती है। और सरकार का खर्च क्या है? राजस्व खर्च है, खर्च में राजस्व खर्च है और पूंजीगत खर्च है। तो इसी को मैं स्टेप बाय एक इसी को मैं बताऊंगा आपको, इसे राजस्व बजट नाम लेकर। तो राजस्व बजट कहूंगा तो उसमें क्या आ जाएगा? राजस्व बजट में राजस्व आय माइनस राजस्व खर्च। उसी का तरह मैं आपको बताऊंगा पूंजीगत बजट यानी कैपिटल बजट, तो उसमें मैं बताऊंगा पूंजीगत प्राप्ति माइनस पूंजीगत खर्च। ठीक, तो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं राजस्व बजट, राजस्व बजट या देख सकते हैं आप लोग। राजस्व बजट नहीं, रेवेन्यू में राजस्व, बजट में बजट, राजस्व बजट। तो राजस्व में सरकार के जो राजस्व आय है या इनकम है या रेसिप्ट है, राजस्व प्राप्ति रेसिप्ट या इनकम जो भी कहें, तो सरकार की जो आय है, जो राजस्व आय है वो होता है टैक्स से। तो टैक्स में देखिए दो तरीके का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो सरकार डायरेक्ट टैक्स से जो भी पैसा कमाती है, इनकम टैक्स से, कारपोरेट टैक्स से, मैट से, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से, कैपिटल गेन टैक्स से, ये सब सरकार के डायरेक्ट टैक्स है। और टैक्स में दूसरा पर इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट जैसे जीएसटी वगैरह हुआ, कस्टम ड्यूटी हुआ, और उत्पाद एक्साइज ड्यूटी हुआ, सेस हुआ, ये सब सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। और नॉन टैक्स, जहां जो टैक्स का हिस्सा नहीं है, वहां से सरकार जैसे रेलवे का टिकट वगैरह बेचती है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास। ये सरकार की पीएसयू है, कंपनी एनजीसी वगैरह, तो उसको लाभ होता है, तो वो फायदा जो लाभ होता है सरकार को पैसा देती है, ये यहाँ से। उसके बाद सरकार जो उधार क्या ऋण देती है, जैसे नेपाल को, भूटान को, छोटे देश को जो ऋण यानी लैंडिंग यानी देती है, जो ऋण देती है, तो ऋण सपोज 100 रुपया दिया, तो उस पर मान लीजिए सपोज 10 रुपया का इंटरेस्ट बनाया, यानी 100 रुपया मूलधन हो गया, 10 रुपया ब्याज हुआ। तो यहाँ पे जो ब्याज का पैसा 10 रुपया है, इंटरेस्ट प्रॉफिट वो मिलता है। ये हो गया, ये आय का स्रोत। और दूसरा, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं राजस्व प्राप्ति। फिर राजस्व खर्च देखिए, खर्च एक्सपेंडिचर और कहिए एक्सपेंस कहिए खर्च। अब सरकार का जो खर्च होता है, वो सरकार का जो खर्च होता है वो सरकार जैसे सब्सिडी वगैरह देती है, जैसे कि गैस वगैरह पे सब्सिडी दे रही है, बहुत सी चीजों पे सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी पे खर्च होता है। सरकार का जो है, जो सरकारी कर्मचारी है, उनको सैलरीज वगैरह देती है, पेंशन वगैरह देती है, वो खर्च दिखा रहे हैं। उसके बाद राज्यों को जो अनुदान दे रही है, पैसा दे रही है, वो खर्च होता है यहाँ पर। उसके बाद सरकार जो भी उधार लेती है, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले, चाहे IMF से ले, चाहे अमेरिका से ले, चाहे कहीं से भी सरकार जो भी उधार लेती है, वो यहाँ पर उधार जो भी ली रहती है, उस उधार को वापस करती है। तो यहाँ ये खर्च हुआ। अब बात करते हैं कैपिटल पार्ट ऑफ बजट यानी पूंजीगत बजट में। पूंजीगत बजट में आप देख सकते हैं, एक मिनट, पूंजीगत बजट में आप देख सकते हैं कि सरकार की प्राप्तियां कहां से आती है। पूंजीगत बजट में क्या बोलते हैं? पूंजीगत प्राप्ति माइनस पूंजीगत खर्च। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे प्राप्ति सरकार कहाँ से प्राप्त करती है। तो सरकार जहाँ देखिए प्राप्त करती है कहाँ से, एक होता है ऋण लेकर प्राप्त करती है, इंटरनल सोर्स से और एक्सटर्नल सोर्स से। इंटरनल सोर्स से जैसे RBI वगैरह ऐसे लेती है, ठीक। और या सरकार अपना बिल या बॉन्ड जारी करके जो लेती है इंटरनल सोर्स से वो पैसा। और साथ एक्सटर्नल सोर्स, जैसे एक्सटर्नल सोर्स मान के जैसे विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से या अमेरिका वगैरह से वो ले रही है, बोरो में उधार लेना हुआ, ठीक। तो यहाँ पर प्राप्त कर रही है, उधार लेकर बोरो कर रही है। फिर दूसरा नॉन डेप्ट से, मतलब कि जो लोन नहीं ले रही सरकार, यहाँ से कहाँ से ले रही है? डिस इन्वेस्टमेंट से। जैसे ONGC है, ONGC में विनिवेश कर दिया, यानी शेयर की हिस्सेदारी बेच दी। लेकिन मालिकाना विनिवेश में क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट में सरकार के पास ही मालिकाना अधिकार रहता है, यानी 51% मालिकाना हक के लिए 51%, 50+1 यानी 51% हिस्सेदारी इस सरकार की होती है, मालिकाना होती है, तो उसको विनिवेश बोलते हैं। तो सरकार अपना शेयर बेचती है, विनिवेश करती है, वहां से पैसा उठाती है। उसका सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? सरकार के यहाँ पे मालिकाना हक खत्म हो जाता है,
मतलब चाचा कोई भी मालिक प्राइवेट निजीकरण में क्या होता है कि मालिकाना हक खत्म होने 51% इनका जो हिस्सेदारी है वो 51% की हिस्सेदारी नहीं रह जाती, उससे कम ही रह जाती है, तो उसको बोलते हैं निजीकरण। निजीकरण करके सरकार पैसा कमाती है, निजीकरण अपना संपत्ति बेचकर, विनिवेश में भी अपना संपत्ति बेचकर, लेकिन इसमें हिस्सेदारी सरकार की रहेगी, मालिकाना हक सरकार का, लेकिन विनिवेश में, लेकिन निजीकरण में हिस्सेदारी नहीं रह जाती है सरकार की, क्योंकि 51% से ज्यादा शेयर बेच देती है और साथ ही साथ लेंडिंग से यानी मूलधन प्राप्त करती है। जैसे कि नेपाल भूटान को जो दिया है, अब उस जो भारत सरकार दी थी अब वो लोग अपना मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहे हैं, नेपाल भूटान वगैरह वापस कर रहे हैं, वो तो यहाँ से प्राप्त करती है। पूंजीगत खर्च में आप देख सकते हैं सरकार के जो खर्च है ये लोन देती है, जैसे नेपाल भूटान वगैरह का जो पैसा दे रही है, वो एक नेपाल भूटान को जो पैसा दे रही है वो खर्च देख सकते हैं। या सरकार हाईवेज का निर्माण करा रही है, मशीन खरीद रही है, या स्कूल बना रहा है, हॉस्पिटल बना रही है सरकार, तो उस पर तो खर्च होते हैं, तो वो खर्च यहाँ पर बताया गया है। अब चलिए आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आई होगी, मैंने बहुत अच्छे से बताया है एक एक पॉइंट अलग अलग करके। अब देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, आप लोग हमेशा सुनते होंगे राजकोषीय घाटा। देखिए राजकोषीय घाटा आप देख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट, टोटल इनकम सर में जो उधार लिया है उसको निकाल दे। टोटल इनकम मैंने आपको बताया यहाँ पर, टोटल इनकम मैंने आपको बताया, चलिए यहाँ पे मैं किया हूँ, टोटल इनकम में जो उधार लिया उसको निकाल दे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी एक्सक्लूड बोरोइंग, कैपिटल रिसीट में जो बारो है, टोटल इनकम, राजस्व प्राप्ति यानी 50 रुपए जिससे मैंने राजस्व प्राप्ति किया, अब इसका कैपिटल पूंजीगत प्राप्ति। अब पूंजीगत प्राप्ति में आप देख सकते हैं कि 50 रुपया मैंने लिया बिना ऋण का और 10 रुपया मैंने उधार लिया है, उधार लिया है। तो अब ये जो 10 रुपया जो है, ये 10 रुपया जो क्या है हमारा राजकोषीय घाटा कहलाएगा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 100 रुपया हुआ और जो हमारा इनकम है 100 रुपया, लेकिन 10 रुपया इसमें से हमने क्या लिया था, ऋण लिया था, लोन बोरो किया था, उधार लिया था, तो बोरो किया था, लेकिन टोटल इनकम दिखा रहा है 110, लेकिन 110 में 10 रुपया क्या है हमारा लोन, क्या बोरो हमने उधार लिया है, ऋण लिया है। तो अब ये जो है इस पार्ट को जो हटा देंगे 10 रुपया, ये हमारा कहाएगा राजकोषीय घाटा। मैंने बहुत अच्छे से दिखाया है, अच्छे से आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। और फिस्कल एक्ट, राजकोषीय घाटा के लिए FRBM एक्ट 2003 क्या कहता है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये क्या कहता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 कहता है कि राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा ना हो, मतलब ये कहता है कि राजकोषीय का मत करिए, मतलब उधार वगैरह न लीजिए, ना हो, यानी राजकोषीय समेकन हो। समेकन मतलब कि घाटा एकदम, मतलब कि उसमें उधार का कोई मसला, ऋण का कोई मसला न रहे। समेकन का मतलब अगर राजकोषीय घाटा हुआ है तो वह GDP के 3% से अधिक ना हो, ठीक है। इस समय हमारा जो राजकोषीय घाटा कितना 4.4 बताया गया है 25-26 के लिए, और 24-25 में क्या था 4.8 समथिंग। बाकी आगे भी देखेंगे हम लोग, और मैंने दिखा भी दिया है, बाकी आगे भी हम आपको दिखाएंगे। अब सपोज GDP के 3% से अधिक ना हो, तो आप यहाँ देख सकते हैं, माना सपोज दैट हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो GDP है, एक मिनट, हमारी GDP कितना है 200 रुपया। तो अब इस 200 रुपया GDP में राजकोषीय घाटा कितना हुआ, ये 10 रुपया, ठीक, ये 10 रुपया हुआ, राजकोषीय घाटा 10 रुपया और GDP हमारी 200, ठीक। तो अब 200 इंटू X% इसका राजकोषीय घाटा 200 GDP है, अब और X% हम वो निकालने के लिए कि GDP का कितना परसेंट राजकोषीय घाटा है, तो X% ये मैंने कैलकुलेशन किया, X% का 10/1 परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो ये हमने कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, 10 ये 200 इंटू परसेंटेज, उसके बाद ये कैलकुलेशन आया कितना, X बराबर 5, तो X बराबर 5 आया, यानी हम आगे फिर परसेंटेज लगाने देते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं X बराबर 5%, यानी यहाँ राजकोषीय घाटा GDP का 5% है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में, ये देख सकते हैं राजस्व बजट में भाई राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्च, पूंजीगत बजट में आप देख सकते हैं पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत
खर्च। तो आप ये देख सकते हैं इनकम, टोटल इनकम ये तो ग्रीन से, यहाँ का राजस्व में का जो इनकम है ग्रीन कलर में, हरे कलर में 34 रुपया, और पूंजीगत में जो इनकम है यहाँ पे 16 रुपया दिखाया गया है ना, 16 रुपया। टोटल कितना होगा प्लस 50। और और खर्च, टोटल खर्च देख लीजिए आप, राजस्व खर्च में 39 रुपया ये पीले कलर में, और पूंजीगत खर्च में एक्सपेंस खर्च 11 में पीले कलर में 50। यानी अब हम लोग बजट करेंगे टोटल 50 रुपया इनकम, 50 रुपया खर्च, यानी कि संतुलित बजट लिया, बैलेंस बजट था। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिखाया गया, अब देखिए ये देख सकते हैं आप, राजकोष एक्सक्लूड बारोइंग, यहाँ पे यानी राजकोषीय घाटा दिखाया गया 15 रुपया। अब इस जो ये टोटल इनकम हरा वाला देख रहे हैं, इसमें जो 16 रुपया देख रहे हैं इनकम, अब 16 रुपया देख रहे हैं आप जो इनकम, उसमें जो हमने ऋण ले रखा है, इस 16 में हमने 15 रुपया का ऋण ले रखा है, तो उसी को बाहर कर दिया गया है 15 रुपया का। तो वही दिखा है एक्सक्लूड, यानी ये क्या है, राजकोषीय घाटा। और 1 रुपया जो है मैंने बताया डिसइन्वेस्टमेंट से प्राइवेटाइजेशन सरकार कमाई है। अब उसके बाद देखिए बजट के प्रकार, बजट के प्रकार में आप देख सकते हैं बैलेंस बजट किसी कुल आय माइनस कुल व्यय, 50 रुपया है, 50 रुपया खर्च, जीरो बैलेंस बजट है, संतुलित बजट है। दूसरा क्या हो गया, सरप्लस बजट। दूसरा क्या हो गया, सरप्लस बजट। सरप्लस में कुल आय माइनस कुल व्यय 52 रुपया है, माइनस 50 प्लस 2 सरप्लस बजट, पैसा बच भी गया। उसके बाद डेफिसिट बजट, घाटा बजट क्या, कुल आय माइनस कुल व्यय 50 रुपया है, और खर्च 52 रुपया, 2 रुपया का घाटा हुआ, ये दिखाया गया है। और उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट कैसे, राजस्व घाटा कैसे निकालते हैं, अभी यहाँ मैंने आप देखे भी ऊपर मैंने समझाया, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व खर्च, रेवेन्यू रेसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देख लीजिए आप कितने रुपए का, -2, यानी फिर हमने 2 कर दिया, राजस्व घाटा 2 रुपए के, यहाँ पर है 2 रुपए राजस्व घाटा। प्राइमरी घाटा, प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी घाटा इसका फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हम निकाल देंगे। लेकिन प्राथमिक घाटा इसका राजकोषीय घाटा जो 10 रुपए ऊपर मैंने समझाया वो देख लीजिए। और सरकार जो बारो करती है इंटरेस्ट पेमेंट, वो जो सरकार बारो का इंटरेस्ट पेमेंट, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज का भुगतान कर रही है 8 रुपया, वो उसको निकाल देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा। अब प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना होना चाहिए, मान लेते हैं हम लोग जीडीपी, माना हमारा जीडीपी 200 है, 200 इंटू x% निकल के 2, और प्राथमिक घाटा 2। तो ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया, देख सकते हैं x बराबर 1, तो x बराबर 1% मैंने कर दिया समझाने के लिए। यहाँ प्राथमिक घाटा क्या, जीडीपी का 1% निकालने के लिए कैसे सरकार कैलकुलेट करती है, मैंने साधारण से आपको बता दिया है। फिर ये फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला, प्राइमरी डेफिसिट का फार्मूला। इफेक्टिव राजस्व घाटा क्या होता है, देखिए आप, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा, अच्छा राजस्व घाटा माइनस क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो पहले हम राजस्व घाटा निकालेंगे, राजस्व 50 प्राप्ति है, 52 खर्च है, तो 2 आया, 2 रुपए का घाटा हुआ तो 2 हो गया। अब हमें क्या निकाला, इफेक्टिव राजस्व घाटा। इफेक्टिव राजस्व घाटा आप देख सकते हैं, प्राथमिक राजस्व घाटा हाँ आया 2 और -1 कहाँ से आ गया, ये देखिए। अब इसमें जो होता है इफेक्टिव राजस्व घाटों में, जो इस 52 रुपए में, ये मान लीजिए जो खर्च 52 रुपए में 5 रुपए राज्यों को राज्यों को अनुदान यानी ग्रांट दिया गया। तब इस 5 रुपए में 4 रुपए का राज्य ने उपभोग किया और 1 रुपए का सड़क बनाया राज्य ने, यानी संपत्ति का निर्माण किया। तो 4 रुपए खा गई और 1 रुपया का संपत्ति का निर्माण किया, यानी रोड बनाया, तो भारत सरकार को बनाना नहीं है, राज्य ने बना दिया, तो वो 1 रुपया उसको हमने ले लिया और माइनस कर दिया, कितना है 1 रुपया। तो इफेक्टिव राजस्व घाटा में जो राज्यों को ग्रांट दिया जाता है, देखिए यहाँ पढ़ेंगे, ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय द सेंटर टू द स्टेट, यहाँ पढ़ लीजिएगा उसे। तो यहाँ है इफेक्टिव प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 1 आया, 1 रुपया। तो अब ये कितना जीडीपी का, जीडीपी इक्वल टू 200 जो ये कैलकुलेशन किया, यह x बराबर 0.5। अब प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, जीडीपी का 0.5%। यहाँ पर समझाने के लिए मैं बताया हूँ कि सरकार भी अपना निकालती है कैलकुलेट कर, किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है वो दिखाऊं। अब देखिए हम लोग टैक्स की शुरुआत करेंगे। देखिए टैक्स के बारे में, टैक्स क्या है, कर किस पे लगता है, वस्तु और सेवा दोनों पर लगता है। जबकि शुल्क है, शुल्क किस पे लगता है, ये सिर्फ वस्तु पर लगता है। चलिए आगे अब देखिए आप लोग टैक्स।
टैक्स है। देखिए टाइप्स ऑफ टैक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये प्रोग्रेसिव प्रगतिशील कर होता है, ये आय बढ़ने पर टैक्स बढ़ेगा, अमीर व गरीब को दिखता है, ठीक, अमीर व गरीब को दिखता है, इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स बढ़ेगा। जैसे कि आपका 12 लाख रुपया पे कोई टैक्स नहीं देना है, 13 लाख है तो उस पर टैक्स देना होगा, 14 लाख है 20 लाख पे फिर और टैक्स, 24 लाख को फिर और टैक्स, फिर 50 लाख होगा और टैक्स, 1 करोड़ है तो उस पर कुछ और टैक्स देना होगा ना। तो आय बढ़ने पर टैक्स बढ़ेगा, वही लिखा गया है। और इसी यही लिखा गया या प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील ना, इनकम बढ़ने के साथ बढ़ रही है, ठीक। उसी तरह कारपोरेट टैक्स है, कारपोरेट निगम कर जो कंपनियां हैं वो टैक्स, विदेशी कंपनी 35% है, घरेलू कंपनी 25%, स्टार्टअप कंपनी 15% है। मैट है, वर्तमान में कंपनी को प्रॉफिट नहीं लेकिन बाद में होगा। अगर कोई कारपोरेट कंपनी ये कह रही है कि हमारे कारपोरेट टैक्स नहीं दे पाऊंगा तो उसी के रूप में मैट दिया जाता है, वो करे कि कंपनी भी मुझे फायदा नहीं हो लेकिन भविष्य में मुझे फायदा होगा, तो वो अपनी किताब पर फायदा शो कर रही है, तो सरकार कहती है कि ठीक है निगम कर 25, जो डोमेस्टिक है वो 25%, घरेलू कंपनी से 25% सपोज दैट, तो न दे के आप मैट दे दो, फिर जब आपको पैसा आ जाएगा तो फिर वो माइनस हो जाएगा, इसमें 25 - 15 जो फिर जो बचेगा टैक्स आप दे वो, ठीक। तो इसी तरह कैपिटल गेन टैक्स होता है, पूंजीगत लाभ कर, ये प्रॉफिट पर देना, प्रॉफिट पर ही लगता है। जैसे मैं दिखा दूं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जिसको 20% देना होता है। शेयर 1 साल के भीतर बेचने पर, 1 साल के भीतर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में हो जाएगा। और भूमि जो लैंड है 2 साल के भीतर बेचा आपने तो ये भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं अगर भूमि के में विद इंडेक्सेशन का फायदा लेंगे आप तो कितना 20% आपको टैक्स देना होगा। और कॉस्ट जिसमें आपको CI का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा मिलेगा। हर साल इनकम टैक्स जारी करती है, मतलब कि इसमें इंडेक्सेशन का फायदा आज से मान लीजिए सपोज दैट 2000 में आपकी संपत्ति 20 लाख थी लेकिन आज 2025 में आपकी संपत्ति कितने 60 लाख की हो गई सब, तो उसमें यहाँ पे इन्फ्लेशन जोड़ा जाता है, तो इन्फ्लेशन जोड़कर आपको इसमें फायदा होता है। और अगर मान लीजिए आप इंडेक्सेशन का फायदा नहीं लेते 12.5% आपको टैक्स देना होगा, लेकिन इससे ज्यादा फायदा आप कैलकुलेशन करें यहाँ पे ज्यादा फायदा रहता है, भले ये 20% दिख रहा है। और सोना और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सोना 3 साल के भीतर बेचा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 12.5%। अगर शेयर 1 साल के भीतर यहाँ बेचना, यार अगर शेयर 1 साल के बाद बेचेंगे आप तो 12.5%, भूमि 2 साल के भीतर लिखा है, यहाँ पे अगर उल्टा कर लिए 2 साल के भीतर, मतलब 2 साल के भीतर 2 साल के बाद आप बेचेंगे तो 12.5%, सोना 3 साल के भीतर 3 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% देना होगा। उसके बाद प्रॉफिट पे देना होता है, ये लिखा है ना प्रॉफिट पर। उसके बाद STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। जैसे कि कोई भी आप शेयर मार्केट से कोई भी शेयर की खरीद बिक्री कर रहे हैं तो शेयर की सिर्फ खरीद बिक्री यहाँ प्रॉफिट से मतलब नहीं, उस पर आपको STT देना ही होगा। उसी तरह हाउस टैक्स होता है, हाउस टैक्स स्थानीय सरकार लगाती है, नगर निगम वगैरह, नगर निगम में ये सब लगाती है, ठीक। उसके बाद गूगल टैक्स है, गूगल टैक्स जैसे आप देखते हैं आप कोई भी फ्लिपकार्ट वगैरह खोलते हैं, अमेजन वगैरह खोलते हैं या गूगल क्रोम या गूगल जो भी गूगल क्रोम वगैरह खोलते हैं तो उस पर प्रचार एडवर्टीजमेंट वगैरह प्रचार वगैरह करते हैं, तो वो ये भी डायरेक्ट टैक्स है, तो उसको भारत सरकार इस पर टैक्स लगती है। इस टैक्स को गूगल टैक्स बोलते हैं, अमेजन टैक्स भी बोलते हैं, और भी कोई नाम इसका ध्यान नहीं आ रहा वो बोलते हैं। और सरचार्ज, देखिए सरचार्ज अधिकार होता है, ये अधिकतर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इत्यादि पर लगते हैं। केंद्र कर के ऊपर कर, यानी इसको कर के ऊपर कर कहा जाता है, टैक्स ऑन टैक्स, इसे केंद्र ही रखती है। इसे कौन रखता है? इसे केंद्र सरकार ही रखती है, राज्य को नहीं देती है, राज्य को नहीं देती। अब देख सकते हैं सपोज दैट आप ये देख सकते हैं सरचार्ज कैसे निकलता है। 1 करोड़ आय है, 1 करोड़ आय पर 30% इनकम टैक्स और 10% सरचार्ज, तो 1 करोड़ का 30% कितना हुआ? 30 लाख, ठीक। अब देखिए ये 1 करोड़ का 30% आप इनकम टैक्स देख रहे हैं, इनकम टैक्स 1 करोड़ पर 30% का इनकम टैक्स कितना है? 30 लाख। अब ये 30 लाख आपका कर हो गया इनकम टैक्स, तो अब इस 30 लाख का 10%, ये 10% क्या हो गया? सरचार्ज। 30 लाख का 10% 3 लाख, तो टोटल कितना? 30 + 3 33 लाख आपको देने हैं। यानी इनकम टैक्स और 30% का 1 करोड़ पर 30% आपने क्या दिया? इनकम टैक्स और 10% सरचार्ज दिया। टोटल कितना आपको देना हुआ? टोटल आपको 33 लाख, 1 करोड़ पर 33 लाख टैक्स आपने भरा। ये मैंने आपको लिए बताने के लिए बताया। अब बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की। ये रिग्रेसिव प्रकार का टैक्स है ना, प्रतिगामी कर है, अमीर व गरीब के बीच अंतर नहीं देखता।
आप जैसे देख, ये ऐसे समझिए जैसे कि आप और ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, जैसे कि आप अंतर, आप कोई भी कुरकुरे चिप्स वगैरह पैकेट या पानी का बॉटल वगैरह खरीद रहे हैं, तो आप तो वो तो इसमें अमीर व गरीब नहीं, जो अगर जो 20 रुपया हमें मिल रहा है, अमीर को मिल रहा है, वही 20 रुपया का बॉटल कुरकुरे 5 रुपए 10 रुपए जितने का भी है वो गरीब को मिलेगा, यही बताया गया। और ये प्रतिगामी कर नहीं है, मतलब कि रिग्रेसिव प्रतिगामी प्रकार का कर है, मतलब जैसे ये नहीं कि इनकम बढ़ने के साथ बढ़ता है, ऐसा मामला यहाँ पे नहीं है, ये लिखा गया। अब जीएसटी, अब इसमें आप प्रत्यक्ष कर में जीएसटी देख सकते हैं, कस्टम ड्यूटी देख सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी देख सकते हैं, आप सेल्स देख सकते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा, और स्टाम्प ड्यूटी। तो जीएसटी में देखिए, पहले जीएसटी के अंदर पहले जब जीएसटी नहीं था तो सिम टैक्स था। सिम टैक्स यानी सिगरेट, तंबाकू, शराब इत्यादि पर सिम टैक्स लगते हैं। जीएसटी में मर्ज हो चुका है ये, यहाँ पे चलिए मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। सिम टैक्स यानी किस पे लगता है? सिगरेट पे, तंबाकू पे, शराब पर इत्यादि पर जीएसटी में मर्ज हो गया। ये प्रोग्रेसिव टैक्स की तरह ये करने लगता है। आप जीएसटी में देखेंगे सिगरेट वगैरह पे 28% जीएसटी लगता है, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती है ना, इसलिए सिम टैक्स नहीं प्राप्त कर बोला जाता है। एक दो होता है, फिर उसके बाद डीमेरिट टैक्स, ये भी मन चुका है जीएसटी में। ये नॉट इको फ्रेंडली होता है, मतलब पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, पर्यावरण के लिए ये अच्छा नहीं है। तो डीमेरिट टैक्स नॉट इको फ्रेंडली, तो ये किस पे लगता है? पेस्टिसाइड, एड्स वगैरह पे। इसको डीमेरिट टैक्स जीएसटी में मर्ज हो चुका है। लग्जरी गुड्स, जैसे बड़े ब्रांड पे बड़े ब्रांड का कार वगैरह ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, तो उस पे ले रहे हैं, तो कार आरडी वगैरह एटीसी, तो उस पे अच्छा खासा जीएसटी लगता है। तो वही मैंने लिखा है कि ये हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव प्रकार का है, लेकिन कहीं वो प्रोग्रेसिव टैक्स की तरफ प्ले करता है, अधिक टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहाँ वही मैंने सेम टैक्स पे, डीमेरिट टैक्स पे, लग्जरी गुड्स पे। अब कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क क्या होता है? सीमा शुल्क जैसे आयात और निर्यात पर लगता है, आयात और निर्यात पर लगता है, केंद्र लगाती है, वसूलती है, राज्य को भी देती है। ये हुआ कस्टम ड्यूटी। जैसे अमेरिका, जैसे चाइना से कोई वस्तु आई तो सरकार ने, चाइना की कोई वस्तु है वो मान लीजिए सपोज 100 रुपए का है, तो लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि हमारा ही सामान बच जाए, तो भारत सरकार उस पर जिससे कस्टम ड्यूटी लगा दे। 100 रुपए के सामान में 50 रुपए कस्टम ड्यूटी, 150 रुपए हो गया। ये कस्टम ड्यूटी ये हो गया, आयाती चीज में उस पर ड्यूटी लगाते हैं। लेकिन भारत सरकार निर्यात पर, हमारे यहाँ जैसे चावल वगैरह जो इंपोर्ट वगैरह होता है, गेहूं वगैरह इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन मैंने बता दिया कि आयात निर्यात पे लगती है, ये मैंने लिख दिया। और उत्पाद शुल्क आप देखिए, एक राज्य उत्पाद शुल्क होता है, एक केंद्र उत्पाद शुल्क। राज्य लगाती है और वसूलती है, केंद्र को नहीं देती है। शराब, अफीम, बिजली पर देखिए, तभी आप देखेंगे दिल्ली में शराब महंगी है हर जगह, बिजली कहीं सस्ती, बिजली देखिए दिल्ली में केजरीवाल साहब फ्री किए थे ना, कितना यूनिट, तो राज्य का विषय है। और केंद्र इसी से राज्य अपने हिसाब से इस पर टैक्स लगाती है, उत्पाद एक्साइज ड्यूटी शुल्क लगाती है। उसी तरह केंद्र उत्पाद शुल्क में केंद्र लगाती है, वसूलती है, राज्य को नहीं देती। क्रूड ऑयल पे, कच्चे तेल पे, पेट्रोल पे, डीजल इत्यादि भी देखते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जीएसटी में जिस दिन शामिल हो गए, वो करीब 40 रुपए 50 रुपए लीटर मिलने लगे तेल। इस समय पेट्रोल वगैरह कितना है, 100 रुपया के आसपास है ना, 99 जो भी। स्टाम्प ड्यूटी आप देख सकते हैं, राज्य वसूलती है, केंद्र को नहीं देती। सेस यानी ऊपर क्या होता है? ये टैक्स के ऊपर लगने वाला कर है, टैक्स ऑन टैक्स। इसे केंद्र सरकार राज्य को नहीं देती, इसे विशेष उद्देश्य से लगाते हैं, फिर उद्देश्य पूरा होने पर बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट, शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष की फ्री शिक्षा। जीएसटी 18% में, जैसे कुरकुरे वगैरह बिस्किट पर 18% का जीएसटी लगा था, तो उस 18% को 0.5% से लगाती है, फिर इसे बंद भी कर देती है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को शौचालय वगैरह बांटे जा रहे थे, तो उसके लिए फंड जुटाया जा रहा था, तो उस दौरान सेस लगा देते हैं। तो उस पर पैसा कहाँ से है, तो उस पर सेस लगा देते हैं। या शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के लिए हम लोग अनिवार्य फ्री शिक्षा गवर्नमेंट देती है, तो उसका खर्च कहाँ निकालेंगे, कैसा निकाले, तो उस पर सेस जीएसटी के साथ साथ सेस लगा देती है। ये है। फिर उसके बाद जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो बंद कर देती है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन वाला बंद कर दी। उसके बाद क्या बोल गया, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ
अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन बीओपी। बीओपी बीओपी किसी देश के नागरिकों के द्वारा किए गए आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। बीओपी को आरबीआई मेंटेन करती है। तो बीओपी के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के खाते होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, चालू खाता, पूंजीगत खाता। तो चालू खाता में दृश्य खाता यानी विजिबल अकाउंट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या वस्तुएं आ जाती हैं। अदृश्य खाता इनविजिबल सर्विस वगैरह, गुड्स सर्विस यानी सेवा, जैसे टीचर डॉक्टर की जो फीस दे रहे हैं वो तो सेवा है, तो वो सेवा दिखती थोड़ी ना। जैसे गुड्स है, वस्तु, जैसे कि आप कुरकुरे ले रहे हैं, चिप्स ले रहे हैं, वो वस्तु ही है ना। या कार ले रहे हैं, पंखा खरीद रहे हैं, वस्तु है, तो दिखती है। इसमें दृश्य कह दिया गया। और अदृश्य में देखिए, और जैसे ट्रांसफर पेमेंट हो गया, हस्तांतरण, भुगतान, रेमिटेंसेस वगैरह, जैसे हमारे नागरिक, भारत के नागरिक सऊदी अरब, गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब या कुवैत वगैरह में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, दुबई मतलब यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में काम कर रहे हैं। यूएई में एक शहर है जिसका नाम, जो बहुत फेमस, जिसका नाम दुबई है। और बाकी यूएई की जो राजधानी क्या है, अबू धाबी है। लेकिन लोग दुबई बोलने लगते हैं। अरे यूएई में एक, जैसे कि यहाँ पे भारत में क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह भारत की राजधानी दिल्ली है, राजनीतिक राजधानी है। उसी तरीके से मुंबई क्या है, आर्थिक राजधानी है। उसी तरह से वहां की जो राजधानी है अबू धाबी है, लेकिन वहां का एक शहर है जिसे मुंबई की तरह फेमस आर्थिक शहर है, एक तो उसका नाम है दुबई। तो अब जैसे कि हमारे बहुत से लोग सऊदी अरब वगैरह में काम करते हैं, तो वहां से जो पैसे कमाते हैं भारत में भेजते हैं ना, तो वो उसको रेमिटेंस उसी बोलते हैं। ग्रांट देख लीजिए आप, अनुदान का पैसा, अनुदान जैसे कि अमेरिका मान लीजिए कि भारत को अनुग्रांट दे रही है, या डोनेशन या कोई हमें डोनेट कर रहा है, दान में दे रहा है, कोई हमें गिफ्ट दे रहा है, ये चीज हो गया। तो अनुदान देखिए, मान लीजिए किसी ने, अनुदान क्या होता है थोड़ा सा बता दूं। अनुदान का मतलब किसी ने जैसे हमें पैसे दिए, जैसे सपोज अमेरिका ने दिया हमें, तो 100 रुपया दिया सपोज अमेरिका ने, हमने रख लिया, लेकिन हम इसको अनुदान किसी ने जैसे दिया है, तो वो देश अमेरिका मुझसे मांगेगा नहीं, लेकिन अब मैं अगर उसका 100 रुपया लौटाऊंगा तो वो मना भी नहीं करेगा। अनुदान ऐसा होता है। और जबकि डोनेशन किसी ने मुझे 100 रुपया दिया, तो अब मैं उसे वापस करूंगा, तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा मैंने दान में दिया है। और उसी तरह एक लोन होता है, जैसे लोन, ऋण, आप उसको लोन आपने 100 रुपया लिया, लेकिन आप उसको देने जाओगे तो बिल्कुल लेगा, वो ब्याज समेत लेता है, गिफ्ट है। ये मैंने अंतर बता दिया आपको, जैसे डोनेशन, ग्रांट वगैरह में। और यहाँ ये हो गया। उसके बाद इसको भी बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं पूंजीगत खाता में, आप देख सकते हैं एफआई है। एफआई में क्या आ जाएगा, एफडीआई। एफआई माने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। हमारे यहाँ क्या क्या है, एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में क्या है, ग्रीनफील्ड एफडीआई, ब्राउनफील्ड एफडीआई। अब ग्रीनफील्ड एफडीआई मतलब जैसे कि कोई विदेशी कंपनी यहाँ पे आके निवेश कर रहा है, तो अब मान लीजिए ग्रीन एफडीआई का मतलब कोई नया कंपनी लगाना, तो उसको ग्रीन बोलते हैं। अब मान लीजिए ब्राउनफील्ड एफडीआई क्या होता है, कोई कंपनी पहले से है, उसमें हिस्सेदारी या पूरा कंपनी खरीद लेना, ये ब्राउनफील्ड बोलते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दिया। और एफपीआई क्या है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है। तो अब इसमें भी दो टाइप्स है, इसमें एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी संस्थागत निवेश, जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, ये म्यूचुअल फंड वगैरह निवेश करती हैं, यहाँ पे विदेशी के लिए है ये, विदेशी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनियां निवेश करती है, विदेशी म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं शेयर वगैरह में, ये है। और क्यूएफआई क्या है, अगर पर्सनल तरीके से कोई विदेशी व्यक्ति हमारे शेयर मार्केट में लगा रहा है, तो उसके लिए क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो इसके पर्सनल रूप से शेयर की खरीद बिक्री, वो भी एफएटीएफ सदस्य देश, यानी
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाले सदस्य देश हैं, ताकि पता चला कोई आतंकवादी वगैरह पैसा ना लगा दे, इसी वजह से। और लैंडिंग बोरो वगैरह देख लीजिए, जो सरकार लैंडिंग यानी ऋण देती है और उधार लेती है, सरकार ऋण दे रही है और उधार ले रही है। बैंकिंग पूंजी एनआरआई द्वारा, जो भारत के नागरिक हैं लेकिन जाके जैसे दुबई में काम कर रहे हैं, एनआरआई द्वारा भारतीय बैंकों में जमा धन, और मैंने रेमिटेंसेस बताया आपको। अब देख लीजिए व्यापार घाटा क्या होता है। व्यापार घाटा क्या होता है? जब केवल वस्तुओं का आयात अधिक हो और निर्यात कम हो तो व्यापार घाटा होगा। इसमें केवल दृश्य वस्तुएं शामिल हैं, ठीक है, इसमें केवल कौन सा दृश्य वस्तु यानी गुड्स, ठीक ना, शामिल है। और चालू खाता घाटा में क्या होता है? जब वस्तु और सेवा दृश्य व अदृश्य का आयात अधिक हो और निर्यात कम हो तो चालू खाता घाटा होगा। आप देख सकते हैं दृश्य और अदृश्य यानी गुड्स, वस्तु और सेवा, देख सकते हैं ये टीचर डॉक्टर फीस वगैरह ना, ये हुआ। तो मैंने आपको बहुत अच्छा चीज कॉन्सेप्ट बताया, आप लोगों को बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब चलिए यहाँ पे ये देखिए, अब देखा जाए कि रुपया अगर मजबूत होता है तो क्या होता है, और रुपया कमजोर, अरे सॉरी ये क्या लिख दिया, कमजोर, यहाँ पे कमजोर होगा। इसको काट के कमजोर कर लीजिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे अरे सॉरी कमजोर, तो रुपया देखिए मजबूत होता है तो क्या होता है, रुपया कमजोर होता है तो क्या, मैं समझा रहा हूँ। सपोज मान लीजिए $1 बराबर 80 रुपया है, $1 हम मान लेते हैं 80 रुपया, और भारतीय टीवी जो है 80 रुपए की, ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, $1 बराबर 80 रुपया और भारतीय टीवी भी 80 रुपए की है। अब मान लीजिए कि रुपया कंडीशन 1 और कंडीशन 2 है। अब मान लीजिए कंडीशन 1 में रुपया क्या हुआ, मजबूत हो गया, रुपया मजबूत हुआ। अभी तक $1 80 रुपया था, अब $1 60 रुपया हो गया। तो अब क्या हुआ, इसको मानेंगे हम लोग 80 से 60 हुआ तो इसको मानेंगे रुपया मजबूत, ठीक। तो अब रुपया का मजबूत होने से फायदा क्या हुआ, आयात हमारा सस्ता होगा। पूछिए वो कैसे, जैसे अंबानी जी है, अब अंबानी जी पहले भारत सरकार को $1 लेने के लिए 80 रुपया खर्च करते थे तो डॉलर पाते थे, फिर जाकर गल्फ कंट्री से क्या करते थे, तेल लाते हैं, ठीक। तो अब मान लीजिए अंबानी जी पहले $1 के लिए 80 रुपया खर्च थे, अब वही अंबानी जी $1 के लिए भारत सरकार को 60 रुपया दे रहे हैं, 80 के बजाय 60 रुपया दे रहे हैं, उनको $1 मिल जा रहा है। तो अब क्या होगा, आयात, फिर वो गल्फ कंट्री से जाकर तेल लेंगे तो आयात क्या होगा, आयात पे सस्ता ही ना होगा, आयात सस्ता हो जाएगा। जहां अंबानी 80 रुपया खर्च कर रहे थे अब 60 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब फिर वो $1 पाएंगे गल्फ कंट्री से खरीदेंगे तो क्या होगा, सस्ता होगा, आयात सस्ता होगा तो पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे। निर्यात पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, निर्यात महंगा होगा। वो कैसे, अभी तक हमारी टीवी $1 80 रुपया था, भारतीय टीवी 80 रुपए की थी, ठीक। तो भारतीय टीवी 80 रुपए की थी, तो मान लीजिए कि अमेरिका का कोई व्यक्ति जॉन है, जॉन वो हमें $1 देता था, पहले $1 देता था, $1 में 80 रुपया था, भारतीय टीवी ले जाता था। लेकिन अब वो जब $1 जब मजबूत हुआ, $1 वो 60 रुपया हो गया, तो अब वो $1 हमें देता है, तो $1 में अब 60, चूंकि 60 रुपया हो गया है, अब भारतीय टीवी 80 रुपए की है, तो $1 देता है तो उससे हमें 60 रुपया मिलता है। तो मैं उससे ये कहता हूँ 20 रुपया और दो, क्योंकि रुपया हमारा मजबूत हो गया है, तो हम उससे 20 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं, एक्स्ट्रा और लेते हैं, क्योंकि $1 दिया तो 60 रुपया हमें कन्वर्ट कराने के लिए मिला, लेकिन हमारी टीवी 80 रुपए की है तो हम उससे 20 रुपया और मांगते हैं। और विदेशी निवेशक को कम फायदा, विदेशी निवेशक जो आते हैं, मान लीजिए पहले विदेशी निवेशक, मान लीजिए जॉन भारत देश में आया तो $1 दिया, भजाया भारत सरकार का, तो भारत सरकार पहले $1 में 80 रुपए देती थी, अब उसे तो 80 रुपए का खर्च करता था, 80 रुपए का खर्च करता था, लेकिन अब उसे 60 रुपए मिल रहा है, तो 60 रुपए का खर्च कर देगा ना, 60 रुपए का खर्च करेगा, खर्च कम होगा, 20 रुपए कम होगा, दिखाया गया है। तो अब देखिए कंडीशन 2, रुपया
कमजोर, कंडीशन 2 में क्या देखिए, रुपया कमजोर हुआ। अब माना $1 बराबर 80 रुपया, भारतीय टीवी 80 रुपए की। अब रुपया कमजोर होकर 80 से 100 हो गया, ठीक, ये 100 से 80 से 100 हो गया ना, रुपया कमजोर हो गया। तो अब आयात पे क्या पड़ेगा, अभी तक अंबानी जी तेल लेने के लिए भारत सरकार को 80 रुपया दे देते थे तो $1 मिलता था, लेकिन अब 100 रुपया दे रहे हैं। तो क्या होगा, 100 रुपया दे रहे हैं तो $1 मिल रहा है, फिर अपना विदेश से तेल लेंगे, फिर लाएंगे, बेचेंगे, तो क्या होगा, आयात महंगा हुआ ना, क्योंकि पहले वो $1 लेने के लिए 80 रुपया भारत सरकार को देते थे, फिर तो $1 मिलता, लेकिन अब उन्हें 100 रुपया देना पड़ रहा है, 100 रुपया देना पड़ रहा है, तब $1 मिल रहा है, तो आयात महंगा होगा। अब निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब निर्यात सस्ता होगा, पूछिए वो कैसे। अब अमेरिका का व्यक्ति जॉन है, जॉन पहले भारतीय टीवी $1 80 रुपए के थे, $1 देता था, टीवी ले जाता था, लेकिन अब वो जब $1 दे रहा है तो $1 में 100 रुपया है, टीवी हमारी 80 रुपए की है, तो $1 दे रहा है तो वो हमारी 80 वाली टीवी ले रहा है, और $1 पे 100 रुपया है, तो 20 रुपये उसका बच रहा है, 20 रुपये सस्ता हुआ, तो 20 रुपये हम उसको फिर हम उसको लौटा ले लो, 20 रुपया ले लो भाई जान, क्योंकि टीवी 80 रुपया के, $1 में 100 रुपया हो गया है, ठीक, यह हुआ। विदेशी निवेशक जो यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए जान यहाँ भारत आया घूमने, तो उसे मिलता था 80 रुपया खर्च करता था, अब उसे मिल रहा है 100 रुपया खर्च कर रहा है, तो अधिक फायदा होगा, उसको अधिक फायदा होगा। अब एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन में अंतर देखते हैं। एप्रिसिएशन, जब घरेलू मुद्रा मुद्रा मांग और आपूर्ति के कारण मजबूत हो जाए, अभी मैंने कमजोर मजबूत बताया है ना, तो मजबूत हो जाए घरेलू मुद्रा सपोर्ट, मान लीजिए आप ही की भारत सरकार रुपया, जब यानी रुपया मजबूत हो जाए तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। जब डिप्रिसिएशन, मूल्य, जब घरेलू मुद्रा मांग की कमी के कारण कमजोर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक, कमजोर हो जाए डिप्रिसिएशन कहते हैं। जब अब डिवैल्यूएशन क्या होता है, कहते हैं अवमूल्यन, जब घरेलू मुद्रा को जानबूझकर कमजोर किया जाए, जानबूझकर कमजोर किया जाए विदेशी निवेशक को फायदा देने के लिए। एग्जाम्पल चीन यही करता है, अपनी मुद्रा को जानबूझकर कमजोर कर देता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ही ना कि $1 80 रुपया है, अब कमजोर कर दिया, कमजोर करके दिया तो $1 100 रुपया हो गया। तो विदेशी निवेशक का होता है, पहले $1 मिलता है, 80 रुपया खर्च करता था, 100 रुपया खर्च कर रहा है। तो चीन दरअसल यही करता है, अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए, अपने यहाँ इन्वेस्टर को बुलाने के लिए अवमूल्यन करता है। और ये क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन, मुद्रा जो कमजोर हुई है, मांग और आपूर्ति, हमारे मुद्रा की मांग कम है इस वजह से, और ये ऑटोमेटिक मजबूत होता है अप्रिसिएशन। जो भारतीय नागरिक गल्फ कंट्री जाते हैं, सऊदी अरब वगैरह, यूएई वगैरह, जो दुबई आप लोग बोलते हैं, यूएई वगैरह जाते हैं, तो सऊदी अरब काम के लिए उन्हें रुपये में सऊदी काम के लिए उन्हें रुपया में कन्वर्ट करवाने पर फायदा होता है। जैसे $1 में कितना होता है, वो $1 दिए तो भारत में भारतीय रुपये में 23 रुपए के बराबर होता है। तो मान लीजिए 500 रुपया यहाँ भारत में 500 रुपया आपको मिला, रियाल मिला, तो 23 × 500 11,500 रुपया आपको मिल गया, ठीक है। ये निकालने का तरीका है, मैंने आपको दिखा दिया है क्यों भागते हैं सऊदी अरब। अब वहां यहाँ पे 500 रुपया कमाएंगे, और यहाँ पे 500 रुपया तो पानी से होगा, लेकिन वहां का 500 रुपया कमा के आएंगे, यानी 500 रियाल, तो आप जब भारतीय रुपये में कन्वर्ट कराएंगे तो 11,500 रुपया मिलेगा। देख रहे हैं, इसी वजह से भागते हैं लोग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म विद स्पेशल फोकस ऑन द मिडिल क्लास, ठीक। अब देखिए, अभी बजट 2025-26 में न्यू टैक्स रेजिम आया है 2025-26, उसमें क्या बताया गया है, 0 से 4 लाख पे कोई टैक्स मिल कोई टैक्स नहीं देना है, 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स है, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स है, 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स है, 16 से 20 लाख पर 20% टैक्स है, 20 से 24 लाख पर कितना 25% टैक्स है, और 24 लाख से अधिक हुआ कितना टैक्स है, 30% टैक्स है। ये देख रहे हैं आप लोग। अब उसके बाद नोट पढ़िए, नोट में क्या लिखा है, नोट 12 लाख तक वार्षिक आय पर, 12 लाख तक सब 12 लाख तक वार्षिक आय पर, एनुअल इनकम पर किसी भी नागरिक को कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक। कोई चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सैलरीड हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई सैलरीड हो, कोई भी वो नहीं दे, टैक्स नहीं देना है। अतः 12 लाख पर 60,000 का टैक्स बनता है, लेकिन 12 लाख पर जो है 60,000 का टैक्स बनता है, कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगा आपको, बनता है, लेकिन ये रिबेट हो जाएगा,
रिबेट मतलब वापस, रिबेट का मतलब वो टैक्स जमा होगा लेकिन आपको वापस मिल जाएगा, ठीक, ये बताएगा रिबेट का मतलब वापस हो जाएगा। 12 लाख से 1 रुपया भी अधिक हुआ, 12 लाख से 1 रुपया, 1 रुपया भी अधिक हुआ तो टैक्स देना होगा, ठीक, यहाँ पे ये बता दिए, बात बताई गई है। उसके बाद देख लीजिए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन, कर में छूट कितना है, 75,000 तक रहेगा, 75,000 तक रहेगा केवल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों, यानी जिनका इनकम 12,75,000 है, 12,75,000 है, उसे कोई टैक्स नहीं देना है, या 12,70,000 या 12,60,000 पर कोई टैक्स नहीं है। मतलब 75 के नीचे जो भी गए स्टैंडर्ड एक्सेप्शन 75 तक है, स्टैंडर्ड 75,000 तक है, 75 से नीचे जैसे 70 गए, 60 गए, 40 गए, इस पर टैक्स नहीं देना है। ये किसके लिए है? 12 लाख तो खर्च सभी के लिए है, 12 लाख सभी के लिए, लेकिन 75,000 और किसमें सैलरीड एम्प्लॉय के लिए वो छूट मिला है, छूट मिल गया है, ठीक। जैसे 14,75,000 में 14 लाख पर देना है, 75,000 तक पर नहीं देना है, 14,75,000 तो 14 लाख पर देंगे, 75,000 पर टैक्स देंगे, इसमें ये बताई गई है बात है। अब आप देख सकते हैं टैक्स के बारे में, देखिए नए कर ढांचे में योग 12 लाख पर 0% टैक्स, 16 लाख पर 1,20,000, 20 लाख पर कितना 2 लाख, 24 लाख पर 3 लाख, 50 लाख पर 10,80,000 में, ठीक। अब इसके बारे में देखिए कैसे निकाला गया, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने भी किया है, ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए ये बात, ये चीजें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। चलिए देखिए 12 लाख पर टैक्स कैसे, 12 लाख पर जी 12 लाख में से 4 लाख पर नहीं गए, 4 लाख, 4 लाख, अब बचा 8 लाख ना, तो 4 लाख पे क्या जीरो से टैक्स स्लैब, अब मैंने आपको जो दिखाया है टैक्स स्लैब, जीरो से टैक्स स्लैब मैं आपको फिर से बता दूं कि टैक्स स्लैब ये है, नया टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स स्लैब ना, नया टैक्स स्लैब यही है। 0 है 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25%, 24 लाख से अधिक हुआ तो कितना 30%, ठीक, ठीक है। चलिए अब देखिए तो चलिए अब देखिए आप लोग, बारह लाख पर टैक्स में मैंने निकाल के दिखाया है, 12 लाख में से 4 लाख निकाल दिया, मैं यहाँ कर दिया, बचा 4 लाख, 4 लाख 0 से 4 पे, 0 पे 4 पे कोई नहीं, 0 से 4 पर कोई टैक्स नहीं देना है, यानी इस 4 लाख पर 0 टैक्स। अब बचा आपके पास 8 लाख, अब 8 लाख में फिर 4 लाख निकाल लीजिए, 4 लाख निकालिए, ये लिखा। अब 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स, तो 4 लाख इनमें से 5% टैक्स निकालिए, कितना होगा 4 लाख इंटू 5, इसका मतलब परसेंटेज में 100 ना 20,000 टैक्स आया, ठीक। अब ये हो गया 8 लाख तक का मामला। अब बचा 4 लाख, 4 लाख, अब अगला जो 4 लाख है तो कितना है, 8 से 12 लाख में 10%, तो इस 4 लाख पर 4 लाख इंटू 10% टैक्स कितना है 40,000 में, तो 12 लाख पर आपका टैक्स जो बनता है ये 20,000 प्लस 40,000 कैलकुलेट में मैंने किया तो कितना 60,000, 12 लाख पर 60,000 टैक्स। लेकिन ये 60,000 टैक्स 12 लाख आय पर रिबेट हो जाएगा, यानी वापस मिल जाएगा, तो टैक्स 0, यानी 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स नहीं देना है। मैंने आपको बताया है वही चीजें। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग 12,75,000, तो 12,75,000, 12 लाख पर टैक्स 60,000 आएगा, 60,000 तो रिबेट हो जाएगा, यानी 0 टैक्स। प्लीज 75,000 जो है 75,000 क्या हुआ, माफ हुआ, स्टैंडर्ड डिडक्शन का है, केवल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, केवल किसके लिए, केवल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, सरकारी और प्राइवेट दोनों, यानी व्यापारी बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ठीक, ये चीज हो गया। अब 13 लाख पे कितना देना है ये देख लीजिए, 13 लाख पर टैक्स आप देख लीजिए, 13 लाख में पहले मैं 4 लाख के हिसाब से बांटूं, 4 लाख, 4 4 8 लाख, 8 4 12 लाख ना, 4 लाख 4 लाख 4 4 8,
8 यहाँ तक 4 लाख, 4 लाख कितना हुआ 8, फिर ये 4 कितना करें 12 लाख, 12 के बाद कितना बचा 1 लाख और बचा एक 13 लाख, 13 लाख। तो अब देखिए मैंने ऐसे बांट लिया है ना, ये 13 लाख पूरा मैंने कर दिया। तो 0 पे 4 पे आप देख लिए, अगले पहले 4 पे 0 टैक्स, 4 से 8 का 5% इस 4 लाख पर 20,000, फिर ये 4 लाख है 8 से 12 की वाली श्रेणी में 10% टैक्स, 10 में 40,000 होगा, फिर बचा 1 लाख, 12 से 16 15%, 1 लाख पे 15%, 15,000 बना, तो 60,000 प्लस 15,000 कितना 75,000, 13 लाख पर कितना टैक्स बना 75,000। 15 लाख पे आप देख लीजिए, 15 लाख पर आप देख सकते हैं टैक्स, टैक्स 15 लाख को मैंने बांट लूं, 4 लाख, 4 4 8 लाख, 8 4 12 लाख, 12 के बाद 13 14 15 लाख, यहाँ पे 3 लाख करेंगे, पहले 15 लाख को 4 8 12 12 3 15 लाख ना, ऐसा मैंने किया। 0 से 4 पे पहले वाली स्लैब के अनुसार, और 0 से 4 पे कोई टैक्स नहीं, 0 टैक्स। अगले 4 पे 4 से 8%, 4 से 8 लाख पे 5% है, तो ये 4 लाख इनको 5% मैंने किया 20,000। फिर अगले 4 लाख पर अब 8 से 12 लाख की श्रेणी में कितना 10% टैक्स देना है, तो अब ये जो 4 लाख है इसको यहाँ लिख लिया 4 लाख इंटू 10% 40,000। फिर ये 3 लाख है 12 से 16 वाली श्रेणी में है, वो कितना परसेंट 15%, तो ये 3 लाख यहाँ लिखा इंटू 15 45,000, कुल कितना हो गया 20 40 45, 20 40 45, यानी 15 लाख पर आपको टोटल टैक्स देना है 1,05,000, 1,05,000, 4 4 8 20 5 1,05,000, ठीक है, ठीक है जी। अब 16 लाख पर कितना टैक्स देना है ये देख लीजिए, 16 लाख पर टैक्स देख लीजिए आप, 16 लाख पर टैक्स ना, 16 लाख पर टैक्स 16 लाख को मैं भाग बांट लेता हूँ, 4 लाख 4 4 8 लाख, 8 4 12 लाख, 12 4 16 लाख ना, 16 लाख यहाँ तक हो गया। तो आप देख सकते हैं 0 से 4 पे 0, इस 4 लाख पे 5% 20,000, फिर इस 4 लाख पे 10% 40,000, फिर इस 4 लाख पर 15%, एंड कितना इस 4 लाख पर 60,000। आप देख सकते हैं 20 40 60 कितना हुआ यहाँ पे 20 40 60 1,20,000, यानी 16 लाख पर टैक्स आपका बना कितना 1,20,000 ना। और मान लीजिए सपोज अगर 17 लाख है तो 17 लाख पर कितना टैक्स हुआ, ये आप देख सकते हैं कि 16 अगले 16 लाख पर 1,20,000 है, हुआ ना 1,20,000 16 लाख तक। फिर अगला जो श्रेणी था 17 लाख, अब 17 लाख में आप यहाँ पे 1 लाख अलग लिख लीजिए 1 लाख, तो अब 16 से 20 वाले श्रेणी में 16 से 20% में कितना 20% देना पड़ना है ना, तो 1 लाख इंटू 20% कितना 1 लाख का 20% 20,000 ना, तो 17 लाख पर जो टैक्स बन रहा है आपका ये 20 ये 40 ये 60, 20 40 60 और ये 20 कितना हो गया 1,40,000 ना। 17 लाख पर हमें कितना 1,40,000 टैक्स देना पड़ रहा है। मैंने कैलकुलेशन करके इसी से दिखाया बहुत अच्छे से, ताकि हर लोग निकालने बहुत आसानी से अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 50 लाख पर कितना टैक्स देना है ना, चलिए मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ 50 लाख वाला भी। ये मैंने अपने हाथ से किया है ताकि आप लोगों को समझा सके हम। देखिए 50 लाख पर कितना टैक्स देना है, 50 लाख पर देखिए 50 लाख पे पहले मैं लिख लेता हूँ 4 लाख 4 4 8 लाख 8 हुआ यहाँ तक, फिर 4 लाख 4 4 लाख का पेड़ बना रहा हूँ, 4 लाख 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24 ना, 24 लाख 24 लाख तक 24 लाख ना, ठीक 24 लाख और 24 लाख और 24 लाख से ऊपर जाएंगे तो हमें 33% टैक्स देना है। तो पहले मैं ये दिखा दूं, तो ये 24 लाख तक का 50 लाख का तक का 24 लाख मैंने यहाँ तक का मैं निकाल के पहले दिखा दूं। उसके बाद 50 में से 24 हम लोग माइनस करेंगे, 50 में 24 26 लाख बचेगा। तो अगले 26 लाख पे हमें कितना टैक्स देना है, टैक्स स्लैब का जो श्रेणी है 0 से 4 पे नहीं, 4 से 8 पे 5%, 8 से 12 पे 10%, 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25%, 20 से 24 पे 25, यहाँ 24 लाख था लेकिन 24 लाख से अधिक हुआ तो 30%। वही दिखा रहा हूँ कि 26 लाख पे हमें कितना देना है 30%। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 4 पे कोई टैक्स नहीं। फिर अगले में चलिए थोड़ा बड़ा कर दो, देखिए यहाँ पर तब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग 0 से 4 पर कोई टैक्स नहीं है,
फिर अगले 4 पे कितना है, 4 से 8 वाली श्रेणी में 5% 20,000 बना। फिर ये वाला श्रेणी देख लीजिए, 8 से 12 वाली श्रेणी में 10% टैक्स, 4 लाख का 10%, ये 40,000 आया। फिर ये 4 लाख 12 से 16 वाले से 15%, यानी 4 लाख का बनेगा 60,000 बना यहाँ। फिर ये 4 लाख देख लीजिए आप, 4 लाख 16 से 20 में है तो 20% टैक्स देना होगा, तो 4 लाख का 20%, यहाँ 80,000 आया, है ना। फिर उसके बाद अगला 4 लाख है, 20 से 24 वाली श्रेणी में 25% देना, 4 लाख इंटू 25% कितना है, 1 लाख आया, ठीक। ये 24 लाख तक हो गया, कितनी 6 श्रेणी। अब 7वीं श्रेणी जो अंतिम श्रेणी है वो ये कहता है कि अगर आपका इनकम 24 लाख से ऊपर हो गया तो आपको कितना परसेंट देना है, 24 लाख से ऊपर पे 24 लाख से ऊपर 30% देना है। अब 24 लाख से ऊपर पे 30%, यहाँ मैंने 24 लाख तक का मैंने निकाल लिया, कुल कितना आएगा, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, यानी 20, 40, 60, 80, एक कितना हुआ, 3 लाख, यानी 24 लाख पर टैक्स बना 3 लाख का, लेकिन मेरा 24 लाख पर 3 लाख का बना, लेकिन मेरा 50 लाख पर टैक्स मुझे निकालना है। तो अब 24 लाख पर 3 लाख बना, तो 50 में से 24 महीने में इतना 26 आ जाएगा। तो वही मैं दिखा रहा हूँ कि अब अगली श्रेणी मेरा बचा 26 लाख, मुझे 50 लाख पर निकालना है, तो ये 26 लाख हुआ। 26 लाख का अंतिम श्रेणी है जो 7वीं श्रेणी है, 3, 4, 5, 6, 7 टैक्स की 7वीं श्रेणी है। तो इसमें है 24 लाख से ऊपर जाएगा 30%, तो 26 लाख है जो कि ऊपर भाग गया है, तो 26 लाख 26 लाख पे हमें 30% टैक्स देना है, तो 26 लाख इंटू 30% कितना है, 7,80,000, तो 7,80,000 ये होगा। तो अब अगले जो 24 था, 24 पे हमने 3 लाख का टैक्स निकला, और फिर जो बचा था 50 लाख में 50 लाख में 24 लाख पर 3 लाख, फिर अगला 26 लाख बचा था, तो 26 पे कितना निकला, और 7,80,000, तो 24 लाख पर 3 लाख प्लस 26 लाख पर 7,80,000, इन दोनों को देखिए मैं इसको और इसको मैंने कैलकुलेट किया, तो कितना आया, है हमारा, आप देख सकते हैं 3 लाख और प्लस 7,80,000, कुल कितना आया आप देख सकते हैं, ये 50 लाख पर टैक्स, 10 लाख 80,000 ये टैक्स आया ना। यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए आप, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि मैं ये जो नोट्स पढ़ा रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन किया हूँ, ये सब चीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और मैं ये भी इस वीडियो में टेलीग्राम का लिंक डाउनलोड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, ताकि आप लोग टेलीग्राम मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन मेरे वीडियो में जाइएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, उसमें टेलीग्राम लिंक रहेगा, टेलीग्राम लिंक को छूइएगा, लिंक को छूकर उसको टच करिएगा, वो खुलेगा, फिर उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, और कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आराम से देख के समझ लीजिएगा, ठीक। देखिए न्यू टैक्स रेजिम जो है 25-26 का, इसमें देखिए आय कितना है और कितना देना है। देखिए एक बार फिर से 0 से 4 लाख पर 0% टैक्स, 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पर 25%, 24 लाख से ऊपर 30%, ये देख सकते हैं आप लोग। और मैं यहाँ पे ये डिफरेंस बताने जा रहा हूँ न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में ना। तो ये देखिए वेतन भोगी व्यक्तियों को अतिरिक्त 75,000 की मानक कटौती का लाभ मिलता है, जिससे उनकी शून्य कर सीमा प्रभावी रूप से 12.5 लाख हो जाती है, ठीक। ये हुआ ओल्ड टैक्स रेजिम। देखिए पढ़िए अब आप लोग यहाँ पर ओल्ड टैक्स रेजिम में पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, मकान का रेंट, हाउस लोन जो लेते हैं, होम लोन वगैरह लेते हैं इत्यादि में बिल दिखाने पर छूट मिलती है ओल्ड टैक्स रेजिम में। और न्यू टैक्स रेजिम में क्या होता है, न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख से अधिक होने पर टैक्स लगता है और इसमें बिल रखने का झंझट नहीं रहता। आप आजकल के युवा बिल वगैरह नहीं रखना चाहते, झंझट नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादा छूट नहीं है और वेतन भोगियों के 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है। ये चीज है, इस पे ऑलरेडी ही टैक्स जो लग रहा है 12 लाख से ही लगना शुरू हो रहा है ऑलरेडी, और इसमें चरण टैक्स अधिक 7 चरण है। अब देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम में दिखा दे रहा हूं। ओल्ड टैक्स रेजिम देखिए आप लोग, ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है,
ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है, दो ओल्ड टैक्स रेजिम 25-26 देख रहे हैं ना, ओल्ड आय सीमा कर सीमा 0 से 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे 2.5 से 5 लाख के बीच में, 2.5 से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। वहां पे कितना, 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स देंगे, लेकिन वहां पे क्या है 12 लाख तक न्यू टैक्स में क्या है 12 लाख पे ही कोई टैक्स नहीं देना है। यहाँ पे 2.5 से 5 लाख में 5% टैक्स देना है, 5 से 10 में 20%, देख लीजिए आप लोग, 5 से 10 में 20% टैक्स, 10 लाख से ऊपर ही 30% लग रहा है ना, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे कितना 24 लाख से ऊपर हो गया तब जाके 30%, यहाँ पे देखिए ये चीजें हैं, लेकिन इसमें छूट मिलता है कुछ चीजों की, तो जिसको जिसमें फायदा लगे वो अपना करे। लेकिन मुझे तो, और इसमें ओल्ड टैक्स में पूरा बिल वगैरह रखना पड़ता है, बिल रखने का झंझट वगैरह, लेकिन न्यू टैक्स में ऐसा कोई झंझट, बिल रखने कोई झंझट है ही नहीं। अब पुरानी व्यवस्था के तहत पढ़ लीजिए एक बार, करदाता अभी भी लोकप्रिय कटौती, पुरानी व्यवस्था के तहत अभी भी लोकप्रिय कटौती जो मैंने बताया 80 DHRA वही हाउस रेंट वगैरह हुआ, बीमा जो लाइफ जीवन बीमा हुआ, स्वास्थ्य बीमा हुआ, चिकित्सा बीमा जो भी का लाभ उठाते हैं, जबकि नई व्यवस्था कम छूट कटौतियों की अनुमति देती है, वही मतलब कि जैसे कि इस पे बीमा वगैरह पे या बीबीएम में निवेश करो उस पर छूट अनुमति, जबकि नई व्यवस्था कम छूट की अनुमति देती है, समझ गए ना, कम छूट की अनुमति देती है, लेकिन कई लोगों के लिए व्यापक कर स्लैब उस सीमा प्रदान करती है नई वाली 744 उसमें। ठीक, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कीवर्ड जो मैंने बताया है ये समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों से फिर से एक बार ये कहूंगा कि मैं आप लोगों को ये जो मैंने समझाया है इसे मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक टेलीग्राम चैनल नाम से लिंक होगा, मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाकर आप लोग इसको डाउनलोड करके बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन जो भी मैंने कैलकुलेशन किया है, जो भी मैंने समझाया है उसे बहुत ही अच्छे से आप लोग टेलीग्राम मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका टेलीग्राम चैनल लिंक नाम से वहां पर लिंक डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक डाउनलोड कर डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सके पढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताने अब जा रहा हूँ बजट के बारे में, सरकार का बजट जो भी मैंने दिखाया इससे पहले, अब मुझे डिटेल में जो विकास के 4 इंजन बनाए गए, कृषि एमएसएमई और क्या निर्यात और एक क्या था निर्यात, और चौथा निर्यात के रेगुलर क्या था भाई, कृषि था, एमएसएमई था और क्या था, निर्यात था, और चौथा जो भी था ध्यान में है, उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताने जा रहा हूँ। ठीक, उससे पहले मैं इकोनॉमिक्स सर्वे बताऊंगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की, इकोनॉमिक सर्वे की यानी आर्थिक समीक्षा की। और आर्थिक समीक्षा जो आती है वो जो साल बीत गया होता है उसकी आती है, उसका आर्थिक रूप से विश्लेषण किया जाता है कि मतलब कि जो पिछले 2024 बीता है उसमें हमने क्या क्या काम किए, क्या क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में पूरी समीक्षा की जाती है। 2024 में जो हमने बजट पेश किया था और हमने कहाँ क्या क्या खर्च किया, क्या इनकम थी, उसकी पूरी समीक्षा की जाती है। और ये 24 और 25 मतलब इस वजह से लिखा गया क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष होता है। तो 2024 का ले लीजिए, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से ले लेंगे, फिर वहां पे दिसंबर, फिर दिसंबर के बाद फिर नया 25 स्टार्ट होता है। 25 में जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च एक वित्तीय वर्ष मैंने बताया, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो यहाँ का 3 महीना, 25 का 3 महीना, तो वही, तो अभी 2 महीना का लेटेस्ट अभी इसी वजह से ये रिवाइज एस्टिमेटेड है। फिर एक्चुअल डेटा आता है, फिर जब 25 अभी बजट जो पेश किया गया है 25-26 का पेश किया गया है, जब बजट 26-27 का पेश किया जाएगा तब उसका 24-25 का एक्चुअल आंकड़ा पेश किया जाएगा। तो चलिए हम लोग 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम लोग देखते हैं क्या रहा है पिछला साल। तो चर्चा में क्या है, मैं क्यों, तो वित्त मंत्री हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत की। इसमें सुधार एवं विकास के लिए रोड मैप निर्धारित किया, जो कि केंद्रीय बजट 2025 का आधार है। ठीक, यह होगा आर्थिक समीक्षा, भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय बजट से पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व, केंद्रीय बजट से पूर्व, मतलब कि जैसे कि 1 फरवरी को क्या होता है, 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो 1 फरवरी से पहले आता है 31 जनवरी। 31 जनवरी को क्या किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की जाती है। अब इसको पेश कौन करता है, ये देख लीजिए। इसको पेश करते हैं हमारे से, इसको तैयार कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार की देख रेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEA, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की देख रेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और फिर वित्त मंत्री हमारे संसद के दोनों सदनों में पेश करती है। इस समय जो हमारे आर्थिक चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर, CES, चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर कौन है? वी अनंत नागेश्वरम, वो है। समीक्षा आर्थिक प्रदर्शन का आकलन किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय विकास पर प्रकाश पड़ने के साथ संबंधित चुनौतियों की रूपरेखा और आगामी वर्ष का आर्थिक दृष्टिकोण मिलता है। आर्थिक समीक्षा को पहली बार कब पेश किया गया था? वर्ष 1950 और 51 में बजट के एक भाग रूप में यह प्रस्तुत किया गया था और 1964 में यह केंद्रीय बजट से अलग दस्तावेज बन गया, जिसे बजट के से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। यह भी अब आर्थिक सीमा 2024 के केंद्र बिंदु क्या थे? केंद्र बिंदु आप देख लीजिए। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी IMF ने इस वर्ष के लिए क्या बोला है? IMF ने क्या बोला है? IMF ने ये बोला है कि इस वर्ष 3.2 की वृद्धि का अनुमान लगाया है। हमारे GDP का ग्रोथ रेट जो है 3.2 की वृद्धि ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया IMF ने। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये कीवर्ड है, वैश्विक स्तर पर इन्फ्लेशन कम रहने और सेवा क्षेत्र में इन्फ्लेशन स्थिर रहने के कारण केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां अलग रही हैं। ठीक, ये भी मैंने आपको बता दी। भू राजनीतिक अनिश्चितताएं आप देख सकते हैं। भू राजनीतिक राजस्थान, जैसे रूस यूक्रेन का वार हुआ, इजराइल हमास संघर्ष ने व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और इन्फ्लेशन को प्रभावित किया। क्यों ऐसा? क्यों? जैसे स्वेज नहर में व्यवधान के कारण स्वेज नहर से सारा व्यापार होता है, वहां से रूट जो है काफी नजदीक, मतलब कि रूट काफी छोटा पड़ जाता है। तो स्वेज नहर में व्यवधान के कारण, क्योंकि हम जानते हैं यमन के जो हूती विद्रोही वगैरह थे वो स्वेज नहर के पास रेड सी वगैरह में जहाज, देखिए आगे ना, जहाजों को वो आक्रमण करते थे, जिससे रेड सी की तरफ से जहाज नहीं जाते थे, घूम के जाते थे, केप ऑफ गुड के मार्ग से होकर जाना पड़ता था, जिससे माल ढुलाई की लागत और डिलीवरी का समय बढ़ा। समझ रहे मतलब कि स्वेज नहर से शॉर्ट रूट था, तो शॉर्ट रूट था तो उस पर जैसे कि मान लीजिए शिप से, पानी वाले जहाज से अगर सामान आ रहा है तो शॉर्ट रूट से जब आता था तो पेट्रोल डीजल का कम लगेगा, तो हमारी जो माल की ढुलाई की लागत वगैरह वो कम आती थी। लेकिन अब वो जहाज को घुमा के जाना पड़ा, केप ऑफ गुड के मार्ग से होकर जाना पड़ा, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ जा रही है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जहाज कैसे आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि जो जहाज है वो पहले क्या थी, जो यहाँ से आती थी। यहाँ पे देखिए इजिप्ट यानी इजिप्ट से ये स्वेज नहर कटा हुआ है, ये मेडिटेरियन सी है बीच में। मेडिटेरियन सी से क्या होता है, मेडिटेरियन से यहाँ से इजिप्ट में कटा हुआ है, कट के स्वेज नहर बना हुआ है। यहाँ पे स्वेज नहर जो मिलता है ये रेड सी से, ये देखिए रेड सी है, तो रेड सी से यहाँ से आता है यमन, ओमान। तो अब यहाँ पर जो हूती यमन के जो हूती विद्रोही यहाँ से जब मेडिटेरियन से रेड सी से जब जहाज आती है तो यहाँ पे क्या वो आक्रमण कर दे रहे हैं, जो इजराइल हमास का संघर्ष हो रहा है,
तो आक्रमण का जिससे जहाज को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से अब जहाज इस समय इस रूट से न होकर देखिए इस रूट से बहुत आसानी से भारत के पास आ जाती है, यहाँ से ऐसे ऐसे, लेकिन अब जहाज को ऐसे पूरा घूमना पड़ रहा है, घूम के फिर भारत आएगा ना। तो अब ये क्या है, ये लाइन जो रेड सी वाली लाइन, सुएज नहर से होते हुए रेड सी होते हुए अरेबियन सी से जो आती है, ये लाइन क्या बाधित हो गई। तो अब हमें पूरा ये केप अब रूट से घूम के आना पड़ रहा है यहाँ भारत के पास। तो यहाँ माल ढुलाई खर्च ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक, तो फिर उसके बाद अगला देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का जीडीपी वित्त वर्ष 2025-26 में 2025-26 में 26 में 6.3 से लेकर 6.8% तक बढ़ने का अनुमान है। ये देखिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है 6.3 से 6.8% के आसपास रहने वाला है 2025-26 के रेट में, यानी 26 में। और वित्त वर्ष जो 24-25 यानी 21 से 25 जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.4% रहने का अनुमान है। अब अभी हम ये चाहते हैं कि अपने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। अभी हमारा देश विकासशील देश है, तो विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित यानी डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा जो ग्रोथ रेट है 8.2% के से ग्रोथ करना चाहिए। लेकिन हमारा देखिए ये कितना रहा 2024 6.4, और आने वाले समय में भी 6 इतना रहने का, तो हम कैसे विकसित भारत 2047 तक बन पाएंगे, ये चिंता का विषय है। अब क्षेत्रवाद प्रश्न रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और मजबूत ग्रामीण मांग के कारण और वित्त वर्ष 25 में 3% की वृद्धि देखी गई। कृषि में देखिए स्पेशली खरीफ उत्पादन के कारण 2025 में 3.8% की वृद्धि देखी गई। अब जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, कृषि हमारे यहाँ जो खरीफ 3 सीजन होते हैं। एक होता है खरीफ का सीजन, खरीफ का सीजन कब, जुलाई से लेके करीब दिसंबर तक मान लेके चलिए, नवंबर दिसंबर तक ये खरीफ का सीजन है। खरीफ में क्या, कौन सा, जैसे चावल की खेती होती है ना, धान बोलते हैं जिसको, चावल खेती और भी है। खरीफ में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। फिर दूसरा इसका टाइम पीरियड है जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक। उसके बाद खरीफ के बाद रबी का सीजन होता है। रबी के सीजन में क्या बोलते हैं, जैसे गेहूं, आप लोग जो जानते हैं इसे, गेहूं के अलावा बहुत और भी चीजें हैं। गेहूं, तो इसका सीजन कब से रहता है, ये नवंबर से लेकर करीब मार्च तक रहता है इसका सीजन, खरीफ रबी। फिर उसके बाद आता है जायद का सीजन। जायद का जो सीजन है वो कब से कब, मार्च से लेकर जून तक, मार्च से लेकर जून तक जायद का सीजन रहता है। उसमें सब्जियां वगैरह बोई जाती हैं। ठीक, तो आगे चला जाए। तो और उद्योग और निर्माण के हाल रहा वित्त वर्ष 25 में 2025 में 6.3 की वृद्धि के साथ कम वैश्विक मांग के कारण मैन्युफैक्चरिंग की प्रगति धीमी रही। मतलब 2024-25 की बात कर रहा है। ठीक, सेवाएं यह वित्त वर्ष 2025 में 7.2% की दर के साथ सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला क्षेत्र, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त तथा आतिथ्य की प्रमुख भूमिका रही। बाहर क्षेत्र मतलब, तो यहाँ पे 25 का मतलब 24-25। ठीक, बाहर क्षेत्र वित्त वर्ष 25 के पहले 9 महीने में कुल निर्यात देखिए, माल और सेवा दोनों 6% की वृद्धि। इसी समय सेवा क्षेत्र में 11% की वृद्धि देख सकते हैं आप। हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जाता है सर्विस सेक्टर का ही है, करीब 50% प्लस, मान लीजिए 50% प्लस जीडीपी में योगदान इसी का है। जबकि रहना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर का, द्वितीय सेक्टर का योगदान ज्यादा ना होना चाहिए। जबकि है किसका, तृतीय सेक्टर, यानी तृतीय सेक्टर में क्या आता है, सेवा आता है। और द्वितीय सेक्टर में क्या आता है, जैसे उद्योग वगैरह आते हैं, उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, द्वितीय मुनाफा। और प्राइमरी में क्या आता है, प्राथमिक में आता है कृषि। ठीक, हमारे अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद व्यापारिक निर्यात में ये इसको, हाँ, व्यापारिक निर्यात में 1.6% की वृद्धि हुई।
कि आयात में इतने के 5.2% की वृद्धि, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया। व्यापार घाटा मैंने आपको पीछे बताया है, व्यापार घाटा जो कीवर्ड्स में बता रहा था बजट के लिए, उसमें भारत में धन रेमिटेंसेस भी मैंने बताया कि मामले में शेष प्राप्तकर्ता बना रहा है, क्योंकि हमारे लोग जैसे सऊदी दुबई वगैरह जाते हैं तो वहां से पैसा कमा के भारत भेजते तो हैं, जिससे चालू खाते घाटे को करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी मैंने बताया है, को जीडीपी के 1.2% बनाए रखने में मदद मिली। ठीक, अब ये देखिए ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से वो समझाया गया है, जैसे मैंने पीछे में सब बता दिया ये सब चीजें। अनुसूचित कमर्शियल बैंक की एनपीए वर्ष 2024 में 12 साल के निश्चित से 2.6% पाएगा, जबकि रियल एनपीए 0। ये बहुत अच्छी खबर है। एनपीए जैसे कि जो लोग बहुत लोग लोन लेते हैं लेकिन बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इसमें काफी सुधार आ रहा है। और आगे देखते चलते हैं। इंडियन एनएबीएफआई और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्युनिटी जैसे वित्तीय में बुनियादी ढांचे विकसित किया, जिसे ठीक। एफपीआई मैंने इसके बारे में जो बताया आपको, एफपीआई देखिए वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण एफपीआई में उतार चढ़ाव देखा गया, किंतु भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद में कुल प्रवाह को सरकंदी बनाए रखा, ठीक ना, पॉजिटिव बनाए रखा। एफपीआई जैसे कि जो विदेशी लोग हैं शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं भारतीय शेयर मार्केट में, उसके बारे में। और देखिए ये देखिए अच्छी खबर है, ये देखिए ये अच्छी चीज है। विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, ठीक, जो सितंबर 2024 तक के कुल 711 अरब अमेरिकी डॉलर के बाह्य ऋण का 90% कवर करता है। यह देश के समग्र आर्थिक स्थिरता और बाह्य आर्थिक संकटों के प्रति उसकी अनुकूलनशीलता सुनिश्चित कराए, ठीक है। यानी देख रहे हैं ना ये चीज, ये बहुत अच्छी चीज है हमारा। ये फिर भी पहले से थोड़ा सा कुछ कम हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है, फिर भी ये बहुत अच्छा है। मतलब हमारे पास जैसे कि अमेरिकी डॉलर के अलावा और भी जितने येन पाउंड वगैरह अच्छे खासे 640 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास है इस समय, दिसंबर 2024 तक ना, ठीक। और जो सितंबर में इतना रहा उसको थोड़ा सा भी पढ़ लीजिएगा। वैश्विक इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं। खुदरा इन्फ्लेशन में आप देख सकते हैं कि खुदरा इन्फ्लेशन में क्या आता है। खुदरा इन्फ्लेशन वित्त वर्ष 2024 में 5.4% दिखाकर 2025 में 4.9 हो गया, किंतु मूल्य स्थिरीकरण मामलों के बाद जो सब्जी, टमाटर और दालों का फूड इन्फ्लेशन 7.5% से बढ़कर 8.5, ये बहुत चिंता की बात है। ये बहुत, फूड इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? फूड इन्फ्लेशन में जैसे कि हमारे खाने की चीजें होती है, खाने पीने की चीजें, जैसे दिया है ना, सब दाल, टमाटर, सब्जी, तेल वगैरह, ये सब चीजें। अब ये फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मध्यम वर्गीय और गरीब फैमिली वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो कि देखिए अभी ये बता रहा है ना 24-25 में वित्त वर्ष 25 में 4 हो गया, किंतु स्त्रीकरण प्राइसों के बदले सब्जियां और दालों के कारण फूड इन्फ्लेशन 7.5% से 8.4% हो गया, ठीक। ये अच्छी चीज नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला, मौसम संबंधी विपणन, उपभोक्ता सीपीआई में अस्थिरता बनी रही। सेवा और मूल्य में गिरावट के कारण कोर इन्फ्लेशन 10 वर्ष के निम्न स्तर पर पहुंच गया। कोर इन्फ्लेशन ठीक ये हो गया। एक होता है फूड इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली ये होता है जिसमें नॉन वोलेटाइल वस्तुएं होती है। नॉन वोलेटाइल जैसे कि फ्रिज है, कूलर है, ये सब चीजें जिसकी जरूरत का बहुत लेट में पड़ती है, मतलब कि एक बार ले लिया तो कई वर्षों के लिए खाली कोर इन्फ्लेशन। लेकिन सबसे ज्यादा मार जो करता है फूड इन्फ्लेशन में। फूड इन्फ्लेशन एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, जब इसमें कोर इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन का साथ में जब ज्वाइंट रूप से डेटा दिया जाता है, ठीक। आइए अपने क्या
IMF से पहले आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए इन्फ्लेशन को 4.5% से संशोधित कर 4.8% कर दिया है। ठीक ठीक, मैं आपको बताया भी था पीछे। और 2026 में क्या है, 4 रहने की उम्मीद जताई है। आयोग ने स्थिरता को मानते हुए वित्त वर्ष 25 में 4.4% और वित्त वर्ष 26 में 4 रहने का अनुमान बताया। मध्य अवधि का परिचय। IMF का अनुमान कि भारत वित्त वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये कौन कह रहा है? IMF का अनुमान है। और वित्त वर्ष 2033 तक हमारी इकोनॉमी 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ठीक, ये कहना है IMF का। और ये किसका कहना है? ये तो ये कहना है IMF का। ठीक है, और जिसमें मौद्रिक GDP विकास दर 10.2% होगी। ठीक, और अपने विकसित भारत 2047 लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को अगले 2 दशक तक वार्षिक में 8.8% की दर से विकास करना होगा। मैंने आपसे बोला था ना, विकसित होने के लिए 8% की दर से ग्रोथ रेट करें तभी हम लोग विकसित भारत बनेंगे। अभी हमारा जो ग्रोथ रेट है मैंने आपको बताया, अभी डेटा क्या बोला जाए, डेटा मैंने दिखाया था आपको 6.4%, लेकिन जो अभी 24 में बीता है, लेकिन आपको 25-26 का अनुमान बता रहा है 6.3 से 6.8% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो ये चीज अच्छी नहीं है। हाँ, भू आर्थिक विखंडता, व्यापार प्रतिबंध, मैन्युफैक्चरिंग एवं एनर्जी संक्रमण, चीन का प्रभुत्व जैसी वैश्विक चुनौतियां निवेश में जोखिम उत्पन्न करती है। चीन का देख रहे हैं, चीन बहुत तेजी से निर्यात कर रहा है ना। यही IMF ने भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% वार्षिक वित्त वर्ष 26 में रहने का अनुमान लगाया तथा ऐसा मानने सकता है कि चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट के वित्त वर्ष GDP के 2.2% तक बढ़ने की उम्मीद है। ठीक, ये भी मैंने आपको करंट का डेफिसिट बताया। GDP देखिए वृद्धि दर क्या बता रहा है, ये 26 से 30 तक 6%। तो हम लोग विकसित भारत कैसे बनेंगे, जबकि हमें क्या चाहिए 8.8% के से जब ग्रोथ रेट करें तभी हम लोग विकसित भारत बनेंगे ना। लेकिन ये IMF कह रहा है कि नहीं, अभी 26 से 30 तक ग्रोथ रेट ये रहेगा। उनका अनुमान है इतना। देखिए रेल कनेक्टिविटी के लिए 2031 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क जोड़ने के साथ हमने 231 रेलवे जोड़ने के साथ 17 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की है। बुनियादी ढांचा में 215 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण यानी भारतमाला के साथ 619 उड़ान हवाई मार्ग को हासिल किया। सागरमाला के अंतर्गत वर्धमान मेगापोर्ट जैसे परियोजनाओं से भारत अर्बन परिवहन क्षमता में वृद्धि किया। ऊर्जा में 445 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, 209 गीगावाट कनेक्टिविटी। नवीकरणीय ऊर्जा जानते हैं ना आप लोग, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हुई। जैसे कि अभी पारंपरिक एनर्जी में क्या है, जब पेट्रोल डीजल वगैरह से कोयला जलाकर हम एनर्जी बना रही है, क्या होगा, ये क्या कर रहा है, कार्बन का इमिशन कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन आ रहा होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इसी वजह से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं कि अब बिजली वगैरह कोयला वगैरह जला के ना बनाया जाए। जैसे हम लोग बिजली बनाया जाए जल से बनाया जाए, पवन से बिजली बनाया जाए, सौर ऊर्जा से बिजली बनाया जाए। देख रहे हैं हम हर घर पे सोलर पैनल वगैरह लग रहा है। और ग्रीन हाइड्रोजन से शुद्ध एनर्जी बनाया जाए, भूतापीय ऊर्जा से भी एनर्जी बनाया जाए, तरंग से एनर्जी ऊर्जा बनाया जाए। ये सब क्या जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा ये हरित ऊर्जा है। जैसे ना समझते हैं, जिससे एक आप लोग को एग्जाम्पल देखते रहे, हर घर पे जो लगवा रहे हैं सोलर पैनल, वो इसी के देन है, ग्रीन एनर्जी। उसमें कोई कोयला वगैरह लगा के बिजली, जब आज जो बिजली यहाँ 60% भारत बनती है कोयले जलाकर, जिससे क्या कार्बन का धुआं निकलता है, वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक, कनेक्टिविटी 779 जिलों में 5G सेवा शुरू की गई। भारत नेट द्वारा 2.14 ग्राम पंचायत तक फाइबर का विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी प्रदान की गई। जल जीवन मिशन में 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए। 18,000 गांवों का विद्युत से मतलब विद्युतीकरण किया गया, मतलब विद्युत पहुंचाया गया, इलेक्ट्रिक पहुंचा के 2.9 करोड़ घरों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति सफाई योजना के साथ शामिल किया। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण 1.92 लाख को ODF प्लस घोषित किया गया। गाँवों को
ओडीएफ मतलब वही जो बहुत से लोग, और गांव में क्या होता है कि बाहर रोड पे ही लाइटिंग वगैरह कर देते हैं, जिससे बदबू होती है, जिससे अनावश्यक बीमारियां होती हैं, तो उनको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय दिया जाता है। ओडीएफ मतलब यही होता है कि ओडीएफ मतलब कि रोड वगैरह पे लाइटिंग वगैरह ना करना। तो ओडीएफ 2024 तक कुल 3.64 लाख गांव में ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया गया। अंतरिक्ष मिशन में भारत 5G सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिससे स्पेस में गगनयान और चंद्रयान 4 जैसे मिशन शामिल है इसमें। बाकी सेवा का भी आप पढ़ लीजिएगा, सेवा का क्या रहा। कार्बन सिंक देखिए, कार्बन सिंक के लिए सरकार क्या कर रही है। तो चलिए, यद्यपि ये निष्कर्ष देख सकते हैं भारत का आर्थिक आधार मजबूत बना हुआ, फिर भी वैश्विक अनिश्चितताएं, इन्फ्लेशन, निवेश में असंतुलन, रोजगार सृजन एवं जलवायु परिवर्तन, देखिए आगे जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, राजकोषीय अनुशासन तथा समझना सुधारों की आवश्यकता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये बजट आप ये मतलब इकोनॉमिक सर्वे समझ में आएगा। बाकी थोड़ा सा आप भी अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, कुछ चीजें मैंने इसमें छोड़ भी दी हैं। मैंने बताया ना, मैं इसको अपने मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, मेरे मतलब ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उसी में ये नोट्स पड़े रहेंगे, वहां से आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग बजट की। आप देख सकते हैं ये केंद्रीय बजट 2025-26। ठीक, केंद्रीय बजट 2025-26। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में, पार्लियामेंट में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया, जिसमें विकास के 4 इंजन कृषि, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई, निवेश, इन्वेस्टमेंट और निर्यात को रेखांकित किया गया। मतलब विकास के 4 इंजन इसमें बताए गए हैं। विकास के डेवलपमेंट के 4 इंजन, विकास के 4 इंजन, पहला कृषि हो गया, एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई हो गया, माइक्रो सूक्ष्म यानी माइक्रो, स्मॉल लघु और मीडियम यानी मध्यम उद्योग उद्योग, कृषि, एमएसएमई, फिर 2 हो गया, तीसरा निवेश हो गया और चौथा क्या होगा, निर्यात को रेखांकित किया गया है। ठीक, सबका और बजट की जो थीम थी इस बार की जो बजट की थीम है क्या है, सबका विकास, सबका विकास। ठीक, सबका विकास लक्ष्य के साथ केंद्रीय बजट 25-26 का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है। बजट की थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को क्या किया, रेखांकित किया है। ठीक है, बजट में देखिए बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्तावित किया गया है। मतलब बजट में जो फोकस है वो गरीबों पर है, युवाओं पर है, किसानों पर और महिलाओं पर है। बजट का जो फोकस है, और विकास के 4 इंजन बताए गए। कौन कौन सा, कृषि बताया गया, दूसरा एमएसएमई बताया गया, तीसरा निवेश बताया गया, चौथा निर्यात बताया गया। ठीक, और इस बार के बजट की थीम क्या है, इस बार के बजट की थीम है सबका विकास। अब देखिए, केंद्रीय बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण होता है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 112 में भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर देगा, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत कर देगा। बजट के बारे में जो बताया गया है, बजट शब्द वहां पे नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया हुआ है, यानी इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 में
ये बताया गया है। और भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट तैयार करने के नोडल क्या, बजट विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श है ना। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश 1947 में प्रस्तुत किया गया था। बजट के प्रमुख घटक राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, खर्च का अनुमान, समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्ति, व्यय, आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति। वर्ष 2017 के भारत सरकार द्वारा 2 बजट पारित किए जाते थे, रेल बजट और आम बजट, लेकिन अब मर्ज कर दिया गया है 2017 के बाद, 2017 से ही तो 2017 के बाद ना, 2000 लिखा 2017, ठीक। बजट के प्रकार, प्रस्तुति, आम चर्चा होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होता है, अनुदान मांगों पर मतदान होता है, विनियोग विधिवत पारित किया जाता है, वित्त विभाग पारित होता है। भारत का संविधान बजट के लिए अन्य कौन सा प्रावधान करता है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, करारोपण वाला कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें इसको पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय बजट में 2025-26 विकास के 4 इंजन कौन से हैं। पहला इंजन कृषि है, हाँ इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। पहला इंजन कृषि, तो पहला इंजन क्या है, कृषि। अब कृषि में क्या, कृषि में सरकार ने योजना लेके लाई है, अच्छा योजना है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके अंदर कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभ उठाएंगे। फसल कटाई के बाद भंडारण, उनका स्टोरेज बढ़ाया जाएगा, सिंचाई की सुविधा में सुधार करने के, नहर वगैरह जो भी बनाया सुधार किया जाएगा, मतलब चाहे नहर सुधार के लिए चाहे कुआं बनाया जाए, चाहे नहर बनाया जाए, वो सी चीजें, पंप लगाया जाए, ठीक। तो और ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आप देख सकते हैं, जहां पे कम कृषि उत्पादकता वाले, जहां पे कम कृषि प्रोडक्टिविटी होती है, उन 100 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा ना, ठीक। कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब दलहन में आत्मनिर्भरता, सरकार क्या करेगी, तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ कर, जिससे जलवायु अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो। मतलब सरकार दलहन में आत्मनिर्भर, मतलब कि हमें बाहर से खरीदना न पड़े दूसरे देशों से, तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देगी, ठीक है। केंद्रीय एजेंसियां नाफेड और एनसीसी अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से मिलने वाली इन तीनों दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है जी। अब इसे किसान क्रेडिट कार्ड की केसीसी की बढ़ी हुई सीमा 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड से जो आपको ऋण 3 लाख मिलता था, उसे वो बढ़ाकर 5 लाख रुपए, तो करीब 5 लाख तक ऋण मिलेगा। उच्च उपज देने वाली बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मतलब 100 से अधिक 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली, मतलब ज्यादा पैदावार देने वाली, और कीट प्रतिरोधी। जैसे नहीं देखते हैं कि हम मतलब कि पौधा लगा देते हैं तो उसको कीट वगैरह खा जाते हैं, तो कीट रोधी वो पौधा होगा, ताकि कीट उसको नुकसान न कर पाए, ये बात कही इसमें। कपास उत्पादन मिशन, सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास को उत्पादन बढ़ावे, गुणवत्ता में सुधार देंगे 5 वर्ष की पहल। मखाना बोर्ड, बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक, ये देख सकते हैं मखाना बोर्ड, बिहार में मखाना बोर्ड। मखाना के उत्पादन, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन, उसका प्राइस बढ़ाने, मूल्यवर्धन प्राइस बढ़ेगा उसमें को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी, मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना यानी लावा वो बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ होगा, बिहार में होगा। मखाना के उत्पादन बढ़ाया जाएगा, प्रोसेसिंग किया जाएगा, ठीक। फलों और सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम, कुशल आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देना, किसानों के लिए बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित करना। फल और सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम, मत्स्य विकास, मछली वगैरह, मछली पालन वगैरह, मुर्गी पालन, मछली पालन के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और मछली पालन, मतलब विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्र में, मतलब समुद्र तटीय किनारों पर मछली पकड़ने के लिए और विशेष क्या होता है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ना, समुद्र के किनारे, ठीक है। असम में क्या किया जाएगा,
असम में यूरिया संयंत्र बनाया जाएगा। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा इंजन क्या है, विकास का देखिए दूसरा इंजन की बात की जा रही है अब यहाँ पे। विकास का दूसरा इंजन क्या है, एमएसएमई है। एमएसएमई में देखिए संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण ना, संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को देखिए आप क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया गया है, जिससे लघु उद्योग के लिए ऋण के अवसर बढ़ेगा। माइक्रो एंटरप्राइजेस में एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट कितना बनेगा, 2.5 करोड़, देखिए करोड़ दिया ना, 2.5 करोड़। और टर्नओवर कितना होना चाहिए, टर्नओवर 10 करोड़ और बढ़ाया गया। वर्तमान में इन्वेस्टमेंट कितना, 1 मिनट, वर्तमान में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था, देख सकते लेकिन रिवाइज किया 2.5 करोड़। टर्नओवर कितना, 5 करोड़ वर्तमान में था, लेकिन बढ़ा के रिवाइज टर्नओवर 10 करोड़ कर दिया। इसी तरह स्मॉल का देख लीजिए आप कितना करेगा, 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ का। इस तरह इसमें देखिए मीडियम में, सूक्ष्म लघु मध्यम में और टर्नओवर 500। ठीक, सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन। एमएसएमई के लिए ऋण कवर, गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिससे ऋण तक पहुंच बढ़ सके। चमड़ा और फुटवेयर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है जी। खिलौना क्षेत्र, टॉय का विकास, क्लस्टर और नवाचार आधारित वैश्विक बाजारों में मेक इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देना है। अदर देशों में जैसे चाइना अपना बेच रहा है, हम भी चाह रहे हैं दूसरे देशों में अपने ब्रांड को बढ़ावा दें, बेचें वगैरह। इंग्लिश। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एंटरप्रेन्योरशिप प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे फूड प्रोसेसिंग कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिले। स्टार्टअप के लिए फंड विस्तारित दायरे और 10 करोड़ 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। 30। अब विकास का देख लीजिए आप लोग, विकास का तीसरा इंजन क्या है, निवेश है। निवेश में देखिए अब शहरी चुनौतियां निधि, शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 25-26 के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किया जाएगा। जल जीवन मिशन, कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया तथा इस मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है ना, इसकी अवधि भी बढ़ा दी गई है। 2028 तक यह मिशन जल जीवन मिशन चलता है, जिससे ग्रामीण जल परियोजनाओं के लिए अधिक वित्त पोषण के साथ सार्वजनिक पाइप जलविद्युत संचालित होगा। इस मिशन में 15 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे, मतलब लाभ उठाएंगे फायदा, जो भारत की ग्रामीण आबादी का 80% है। ग्रामीण आबादी का 80% है। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ रुपए का कोष सरकार द्वारा 49% योगदान, जहाज निर्माण, बंदरगाह और रसद। आईटी का विस्तार, 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिए 6,500 छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा, भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देना, ये तो अच्छी बात है। पीएम रिसर्च फेलोशिप, आईआईटी और आईएससी में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। ठीक, अब देखिए आगे देखिए आप लोग, डे केयर कैंसर सेंटर, इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा ना, और 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें कैंसर उपचार की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ठीक, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इसके तहत स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ इसके तहत 2033 तक स्वदेशी रूप विकसित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाना चाहिए। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना, संयुक्त उड़ान योजना के अंदर 120 नए गंतव्यों को शामिल है, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और नॉर्थ क्षेत्रों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहयोग प्रदान करेगी। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, साथ ही पटना एयरपोर्ट का विस्तार और बिहार में पटना ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा ना। ठीक है, उसका पश्चिमी कोशी नहर योजना, मिथिलांचल बिहार में सिंचाई विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
अब देखिए विकास का चौथा इंजन, विकास का चौथा इंजन जो है निर्यात है। निर्यात के लिए सरकार निर्यात संवर्धन मिशन, क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक, भारत ट्रेनेट एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दशों में वित्त पोषण संबंधी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हेतु राष्ट्रीय ढांचा को तैयार कर एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा। ठीक है जी, ठीक है जी। केंद्रीय बजट 2025 की अन्य प्रमुख विशेषताएं, कराधान और वित्तीय सुधार, प्रत्यक्ष कर 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं है, छूट के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए इसे बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए किया गया है। ये मैंने बताया था, 0 से 4 लाख पे 0, 4 से 8 पे 5, 8 से 12 पे 10, 12 से 16 पे 15, 16 से 20 पे भी 20%, 24 से 25%, 24 लाख से 30, ये मैंने सब करा दिया है। ठीक है, टीडीएस रेट पर टीडीएस की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया है। कर रिटर्न अपडेट कर रिटर्न की क्षमता समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। कर रिटर्न के लिए आईटीआर के इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर है 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई, जैसे स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार। ठीक है जी। और देखिए मूल सीमा शुल्क ना छूट, कैंसर, दीर्घकालिक और दुर्लभ बीमारियों संबंधित 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूर्ण रूप से छूट दी गई है सीमा शुल्क में। सीमा शुल्क मतलब कि जो हम लोग बाहर से आता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, तो लेकिन अब उससे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, जिससे ये 36 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी। ठीक है, जैसे कैंसर की और भी दुर्लभ बीमारियों की। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक वाहन एवं मोबाइल उपकरण हेतु लिथियम आयन बैटरी निर्माण पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी जाएगी। ठीक है जी। ये देख लीजिए, पीएम स्वनिधि योजना वित्तीय समाधान बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के 30,000 रुपए की सीमा वाली यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड का प्रावधान। गिग वर्कर के लिए पहचान पत्र। गिग वर्कर कौन होते हैं? ई श्रम पोर्टल पंजीकरण पीएम जन आरोग्य योजना के सामाजिक सुरक्षा गिग वर्कर जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे स्विगी है, अमेजन वाले हैं, फ्लिपकार्ट वाले हैं, अभी तक इनका कोई पहचान गिग वर्कर की पहचान अभी तक कोई इनका गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहचान पत्र वगैरह नहीं था, लेकिन अब इनको एक पहचान दी जाएगी ताकि इनको कोई दिक्कतें का सामना करना पड़ा तो फिर जो कंपनियां वो जवाबदेह रहेंगी। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी वगैरह जानते हैं हम लोग। 50,000 अटल टिकरिंग लैब। ठीक है जी। हाँ, मेडिकल फील्ड में 10,000 नई चिकित्सा सीटों के साथ साथ 5 वर्षों में कुल 75,000 सीटों की वृद्धि का लक्ष्य। अगले ठीक है जी। वित्तीय क्षेत्र में सुधार देखिए, ग्रामीण क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जल मिशन इसके तहत 100 से अधिक वित्तीय प्रावधान। और देखिए स्वामी फंड टू परिवेश सरकार, बैंक और निजी नियोजकों योगदान 1 लाख से बीमा एफडीआई। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा उन कंपनियों के लिए 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई वो पहले 74% तक थी, लेकिन अब कोई भी विदेशी यहाँ पर एफडीआई 100% तक कर सकता है। एफडीआई के तहत बीमा क्षेत्र में देखिए, सरकार के पास पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, ये मैंने बता दिया पहले ही बता दिया है। ये देखिए, सरकार का कुल बजट ₹50 लाख करोड़ का कुल बजट है ना। ठीक, कहाँ खर्च होगा? अरे बजट अनुमान करोड़ में ना। ठीक, कहाँ कैसे खर्च होगा? केंद्र सरकार का पैसा ना, वो पूरा दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। देखिए, वित्तीय प्राप्तियां और बजटीय अनुमान ना 23-24 और 24-25 का समीक्षा रिपोर्ट एक तरीके से। ठीक है जी, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, सरकार में राजस्व प्राप्ति कहां से आते? अब करोड़ में सरकार की राजस्व प्राप्ति 2023-24 में क्या थी, 24-25 में, 25-24 में क्या है, 25-26 में क्या है? ये बजट अनुमान संशोधित अनुमान बताया गया इतना, लेकिन संशोधित अनुमान बताया गया इतना। और 25-26 का बजट अनुमान क्या है? वास्तविक देखिए, एक्चुअल वास्तविक बता दिया गया है 2023-24 का ना ये।
राजस्व प्राप्ति है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आप सबको करा दिया है, बता समझा भी दिया है, ये अपने आप देख के पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब एक बार फिर आप चलिए निष्कर्ष कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन, यह सबका विकास, देखिए ये लिखा है ना, सबका विकास थीम पर आधारित केंद्रीय बजट 25-26 क्या है, 25-26 समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ विकसित भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने पर केंद्र युवा, महिला, किसान और गरीब यानी मध्यम वर्ग को प्राथमिकता देते हुए इस बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करना, सतत विकास एवं निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो ये उपाय भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी तथा आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा, मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी नोट्स हैं मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो आप मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में आकर। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, धन्यवाद।